18,000 के आसपास कारोबार करता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी दमदार उछाल के साथ बाजार में करता हुआ कारोबार। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ रहेगा एक्शन, और बड़ा सवाल है कि क्या आज 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो पाएगी। लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। एग्जैक्टली 18,000 के लेवल पर हम शो की शुरुआत कर रहे हैं, तो अनिल जी के सवाल का जवाब भी आपको थोड़ी देर में मिलेगा कि क्या 18,000 के ऊपर क्लोजिंग हो सकती है, डेटा क्या कह रहा है और कैसी चाल रहेगी अब इतने बड़े उछाल के बाद बाजार में। आइए जानते हैं सर के साथ, तब बताएं इस समय की बड़ी बात है। बड़ी बात है यही कि दमदार उछाल है। ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी और 1275 अंक ऊपर बैंक निफ्टी है। मेगा मर्जर से जोश है। निफ्टी को खींचने का काम दोनों एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ने किया, और बैंक निफ्टी को खींचने का काम किया है एचडीएफसी बैंक ने। 38,000 के पार निकलकर टिकता हुआ बैंक निफ्टी और 18,000 के आसपास टिकता हुआ निफ्टी इस वक्त दिखेगा। 1200 अंकों का दमदार उछाल आपको नजर आएगा सेंसेक्स में भी। बैंक एनबीएफसी आज के स्टार परफॉर्मर है, जो कि इस युद्ध के समय से हमारे फेवरेट रहे कि यहीं पर खरीदारी करनी और कहीं नहीं। मेटल, फार्मा ये वापस से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी भरपूर एक्शन में। ब्रॉडर मार्केट भी आज दिग्गजों की तेजी में अपना योगदान देते हुए 1.5% तक की तेजी वहां पर होती दिख रही है। और डाउ फ्यूचर्स 50 अंक इस वक्त नीचे, हल्का मिला जुला सा कारोबार डाउ फ्यूचर्स में आपको दिखेगा। न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। यूरोप के बाजारों में भी सुस्ती और मिला जुला कारोबार है। एशिया के कई सारे बाजार इंक्लूडिंग चीन आज छुट्टी के मूड में भी है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले हैं, सुस्ती के हैं, न बड़ी तेजी न बड़ी कमजोरी के। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए जो संकेत आते दिख रहे हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद, ओह पूछे मत, गजब की तेजी, गजब का उछाल। और उन्हीं के उतार चढ़ाव के साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट वैसा ही है, क्योंकि अगर बाकी कंपोनेंट्स देखें तो अच्छी मूव आ रही है। सपोर्ट मिल रहा है सर, एचयूएल जैसे कंपोनेंट्स मूव कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है, कोटक बैंक मूवमेंट में, तो फाइनेंशियल का पूरा सपोर्ट है। बट बाजार का जो बड़ा मूव आ रहा है वो इन दोनों की वजह से आ रहा है। ट्रेंड बदलने वाले लेवल्स तो ऊपर हम आए गए, और अनलेस कुछ बुक खराब हो, आई थिंक क्लोजिंग भी उसी के ऊपर आराम से मिल जाएगी सर। बट इतने बड़े गैप के बाद अब चेज करना सेंस में करता है, या फिर जो सुबह आप बोल रहे थे कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिलेगा, वो मिल चुका है या और भी थोड़ी जगह है? पहली चीज, यहां से नीचे की रिस्क बहुत कम है। अच्छा, सो अगर गिर के कहीं आ रहे हैं आप, तो नीचे आपको खरीदना है। ये चीज दिमाग में क्लियर कर लीजिए, पहला। दूसरी चीज, ट्रेंड आपका नेगेटिव से न्यूट्रल से पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि आज 17,800 के तो ऊपर ही बंद होंगे आप। बिल्कुल ठीक है। 2, तीसरी चीज, अगर एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर, एचडीएफसी बैंक के शेयर 15-16% बढ़कर 8-9% रह जाते हैं, और उसकी वजह से इंडेक्स नीचे आता है, छोड़ दीजिए, मत देखिए इंडेक्स को। इंडेक्स के बाहर देखिए। अब एक एक स्टॉक में पकड़कर जो ब्रेकआउट होता दिख रहा है, बस आपको वही पकड़ना है। करेक्ट। कौन सा स्टॉक? कोई वेदांता, कोई एचयूएल, ये जो आपको ब्रेकआउट देने की तैयारी करते दिख रहे हैं, जो रेंज में फंसे हुए किसी न किसी ट्रिगर का इंतजार कर रहे थे। अगर ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर बड़ी तेजी बनने के चांस बन रहे थे, अब वहीं पर फोकस करना है आपको। आप देखिए मसलन फर्टिलाइजर शेयर आज चल पड़े हैं, तो शुगर चल पड़ा है, करेक्ट, छोटे बैंक चल पड़े हैं, एनबीएफसी में एक्शन आ रहा है। सो अब आपको इंडेक्स छोड़कर इंडेक्स के बाहर मौके देखने हैं, और इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक जो ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, जो बड़े एक्शन मिल रहे हैं, जहां पर बाइंग आ रही है, वो शेयर पकड़ना जरूरी है। इंडेक्स आपका हो सकता है 17,800 18,200 की रेंज में वक्त बिताए, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी अब हो सकता है आप नीचे की तरफ 37,500 37,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे, वहां पर उससे नीचे की रिस्क नहीं है। हालांकि वो भी यहाँ से 800-700 पॉइंट दूर है, लेकिन अब बड़े मुंह के बाद आपको नेचुरली लेवल उसी तरह के मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स में भी कोई बहुत समस्या नहीं दिख रही, गिरावट खरीदारी ही होगी। और दूसरी तरफ आपके जो बड़े मुंह आने की तैयारी है, वो तैयारी अब स्टॉक्स में आती हुई दिखेगी। तो अब आगे का फोकस हमारा पूरी तरह से स्टॉक्स पर होना चाहिए, और स्टॉक्स पर फोकस या ग्रुप पर फोकस करना हो तो एक ही है आज के लिए, एचडीएफसी लिमिटेड। कुशल और वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो खबरों वाले शेयर और ट्रिगर्स आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बाजार और कॉर्पोरेट इंडिया के जाने माने दिग्गज एनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिनसे हम मुलाकात कर रहे हैं आज एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मेगा मर्जर पर। भंसाली साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद इसके लिए, समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं कि इस बड़े मेगा मर्जर के क्या मायने हैं कॉर्पोरेट इंडिया के लिए? ये बड़ा ऐतिहासिक मर्जर है, और ना तो एक केवल जबरदस्त साइज की कंपनी बन गई, दोनों बहुत पॉपुलर कंपनी साथ में आई, वगैरह वगैरह तो है ही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने मेरे पिछले 40 वर्ष के करियर के अंदर कोई भी मर्जर ऐसा नहीं देखा जिसमें कि दोनों स्टॉक सिग्निफिकेंट राइज होते हैं जी। एक बढ़ता है एक घटता है। करेक्ट।
या दोनों घटते हैं? ये तो कभी मैंने आज तक नहीं देखा कि दोनों स्टॉक 8-8% बढ़ते हैं जी। और न केवल वे बढ़ते हैं, पूरे मार्केट को उठाते हैं जी, पूरे ग्रुप के सेक्टर्स को, पूरी ग्रुप की कंपनियों को बढ़ाते हैं। तो ये हमको दिखाता है कि ये मर्जर कितना शानदार मर्जर है, फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू जी। एक और इसकी बड़ी अहमियत है कि HDFC हमारे देश की एक बहुत अहम संस्था है, जिसने देश को बहुत कुछ दिया है। एक चरित्रवान संस्था जिसने नया कस्टमर हेल्प के, कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड आयाम स्थापित किए हैं, इतना फाइनेंशियल रिटर्न दिया है, इतने जबरदस्त मैनेजर प्रोड्यूस किए हैं। तो इस संस्था की एक जो डिजाइन थी, HDFC से शुरू होके 1980 के करीब जो शुरू हुई संस्था और 1992 के करीब HDFC बैंक शुरू हुई, उसमें से इतनी कंपनियां बनी। तो ये आगे जाके इस संस्था में से और भी हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो एक बहुत सारी बातें, आज एक ये खुशी का मौका है, एक त्योहार जैसा दिन मुझे महसूस होता है। बिल्कुल सर, आपने खुद 4 दशक में ढेर सारे मर्जर्स किए हैं, देखे हैं, नजदीकी से देखे हैं। जब आप कह रहे हैं कि ऐसा अनोखा मर्जर जहां दोनों स्टॉक इतना तेजी से भागे, तो क्या खास बात है जो बाजार को इतनी पसंद आ रही है कि दोनों स्टॉक 10-15% बढ़ जाएं? देखिए, ये तो जीवन है, मार्केट है कि नई नई बातें इसमें होती रहेगी, कभी ये नहीं हो सकता कि इससे आगे नहीं होगा जी। तो कोई मर्जर क्या है कि जो HDFC के स्टॉक्स के, जितने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है, इसमें हमेशा एक शेयर होल्डर फ्रेंडलीनेस रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि HDFC के शेयर के अंदर लोगों ने कोई भी IPO के अंदर, राइट इश्यू में पार्टिसिपेट करके कभी पैसा खोया हो। तो ये जो शेयर होल्डर फ्रेंडलीनेस और कंजर्वेटिज्म था, वो हमेशा रहा। तो ये मर्जर भी इस ढंग से किया गया कि दोनों कंपनियों को, किसी को भी ना लगे कि भाई हमारे साथ कोई धोखा हो रहा है या हमारी ठीक से हमारे को रिटर्न नहीं मिल रहा है। दूसरा, दोनों मिलके, कभी 2 और 2 मिलके 5 हो जाते हैं, तो 2 और 2 मिलके 5 हो रहे हैं यहाँ पे, कि दोनों के कस्टमर्स को अमाउंट ऑफ सर्विस जो मिलना है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस थ्रू प्राइमरीली कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होने से जो एडवांटेज मिलने वाला है, दोनों कंपनियों के अंदर इतना डीप रिच मैनेजमेंट कैडर है कि जो साथ में आने से न जाने आज क्या कर सकता है। दोनों एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक ही कल्चर के लोग हैं। तो जो डिफरेंसेस होते हैं कई बार साथ आने से, वो यहाँ नहीं होने वाले हैं, बल्कि उसके वो सिनर्जिस्टिक एडवांटेज। तो ऐसे कई चीजें माइक्रो लेवल पर भी साथ में जुड़ी हुई हैं कि जिसकी वजह से इसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि HDFC इटसेल्फ एक साइज के कस्टमर को सर्विस करता था। अब HDFC बैंक की सारी टेक्नोलॉजी से उनको जब सर्विस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि HDFC बैंक टेक्नोलॉजी में हमारी टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है। तो ऐसे बहुत तमाम चीजें छोटी छोटी लोग एनालाइज करके इसके लिए एक्साइट हो रहे हैं। तो इस पे तो कई बातें हो सकती है। अब जैसे कि उनके कंपनियां थी कई सारी, होल्डिंग कंपनी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो सबकी अपनी फंड रिक्वायरमेंट होती है। HDFC के जब थ्रू वो होल्ड होती थी, तो एक तो रहता था कि HDFC अपनी उसमें होल्डिंग कैसे मेंटेन करेगी। HDFC बैंक अब उसकी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, तो प्रश्न ये उठेगा कि बैंक को उसको डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरफ ये दिखेगा, एक तरफ ये दिखेगा। लेकिन हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अब पहले से बहुत ज्यादा फ्रेंडली और सेंसिटिव है जी। कि शेयर होल्डर को डुबा के हम क्या अचीव करेंगे, खाली एक थ्योरेटिकली डाइल्यूट करते जाओ। तो हमने देखा कि रिजर्व बैंक ने भी प्रमोटर होल्डिंग की फिलॉसफी बदली कर दी, पहले से उन्होंने संख्या बढ़ा दी। तो ये बहुत सारी चीजें सोच के बैलेंस की गई है। जो कैश फ्लो अवेलेबल होगा कंपनी के लिए, इतना जबरदस्त कैश फ्लो अवेलेबल होगा। HDFC का बहुत सारा पैसा जो HDFC बैंक की होल्डिंग बढ़ाने में, बनाने में लगता था, वो अब नहीं लगेगा। तो बहुत बेहतरीन चीजें हुई है इसके अंदर। एक चीज जो मैं सोच रहा था, एक तरफ HDFC लिमिटेड है, एक पेरेंट कंपनी है, एक तरह से जिसे आप पेरेंट के तौर पर मान सकते हैं कि इन्होंने पूरे ग्रुप की शुरुआत की है। वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत पुराना मजा हुआ मैनेजमेंट है। दूसरी तरफ जो नई नई कंपनियां बनी है, स्पेशली इस केस में HDFC बैंक की बात करें, वहाँ थोड़ा नए ज़माने का मैनेजमेंट है, ज़्यादा एनर्जेटिक और यंग है कंपैरेटिवली एज के मुकाबले देखें तो। क्या इसे एक इस तरीके से देखा जा सकता है कि अगला जो बड़ा ग्रोथ आने वाला है इस ग्रुप के लिए, क्योंकि एक तरफ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और एक तरफ नया मैनेजमेंट दोनों मिलकर करें, क्या इसके बेनिफिट्स कुछ आगे मिलेंगे इस मेगा मर्जर के बाद? तो देखिए, ये सारा मैनेजमेंट कार्डर अलग अलग कंपनियों में, इंश्योरेंस कंपनियों में, एसेट मैनेजमेंट में आया कहाँ से? कोई HDFC, HT पारे
आप लोग नहीं जानते होंगे कि एच टी पारेख कितनी महान विभूति थी जिन्होंने एचडीएफसी की कल्पना की और शुरुआत की, और वो दीपक भाई उनकी लेगेसी को लेके कितना आगे बढ़े हैं। तो ये सारी सोची हुई है। वो यंग मैनेजमेंट को भी एचडीएफसी एज ए पेरेंट कंपनी लाता रहा है, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को लाता रहा है, समय समय पर एचडीएफसी से लोग वहां जाते रहे हैं। क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, ये तीनों का सामंजस्य होना इतना फायदेमंद रहता है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि समय कम है, लेकिन ये तीनों फायदे यहाँ पे मिलते थे कि उनकी जो शेयर होल्डिंग थी और वो मैनेजमेंट शेयर होल्डिंग से अलाइन होती थी, तो ये काफी अलाइनमेंट ऑलरेडी है। तो ये बात तो निश्चित है कि एचडीएफसी खाली फाइनेंशियल वो अपना हाउसिंग फाइनेंस में और हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में थी। अब एचडीएफसी बैंक के पास तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं, एचडीएफसी ने भी कई प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई किए थे। तो क्योंकि बैंक इज यूज्ड टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, हैज लॉट मोर कस्टमर रीच एंड द एबिलिटी टू सर्विस देम इज ग्रोइंग एवरी डे, तो उसका फायदा एचडीएफसी के कस्टमर्स को भी मिलेगा। मैनेजमेंट यंग और एक्सपीरियंस तो हमेशा एक मिक्स चलता ही रहेगा। बैंक के अंदर भी ऐसा लगेगा कि नहीं अब सीईओ तो पुराने हो गए, हमें यंगर लगता है, तो वो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वहां भी रिटायरमेंट पॉलिसी तो एचडीएफसी में भी थी। तो क्या इसे एक तरह से ये समझा जाए कि दीपक पारेख साहब का ये सक्सेशन प्लान है? आमतौर पर लोग अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए अपनी फैमिली में करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सक्सेशन प्लान एचडीएफसी ग्रुप का? देखिए, सक्सेशन प्लान एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एचडीएफसी की एक डिजाइन थी कि भाई हम इतनी अलग भारत के लिए, बढ़ते हुए भारत में जो जो चीजें चाहिए वो हम सब बनाएंगे। तो उन्होंने सब कंपनियां बनाई और आज उस कंपनियों के रेगुलेटरी इश्यूज, शेयर होल्डिंग इश्यूज, मैनेजमेंट इश्यूज को देखते हुए वो ग्रैंड डिजाइन को आज एक फिनाले करना था। तो ये कोई नई बात एकदम अचानक हो गई, ऐसी बात नहीं कि ये तो काफी टाइम से, पिछले कई सालों से चर्चा का विषय था कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होगा। तो आज उन्होंने इसके समय को अनुकूल देख के उसको किया है। दीपक पारेख साहब का सक्सेशन या उनका रिटायरमेंट एक चीज है, लेकिन ये तो बहुत खुशी की बात है कि जिस व्यक्ति ने इस देश को इतना दिया वो अपने हाथों से इस मर्जर को भी करके जाए। तो मैं तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो अपने हाथों से इतनी कठिन नौकरियों को संभालते हुए करके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये बड़ी चीज़ है क्योंकि अपने रहते हुए अपने सामने किस तरह से आगे एक ग्रुप का विजन बने। अब एक राय शेयर होल्डर्स के लिहाज से, हालांकि एचडीएफसी के किसी भी शेयर कंपनी के शेयर होल्डर हों वो हमेशा खुश रहते हैं, कभी वो शॉर्ट टर्म सोचते भी नहीं है, लेकिन इस मर्जर के बाद, इतने बड़े मूव के बाद एक मन में आता ज़रूर है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या हम अभी भी जिनके पास शेयर हैं वो होल्ड करें, क्या ये अब भी बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स में से एक है? देखिए, आज का जैसा मूव है उस मूव में तो एक बार आशा बनती है कि अच्छा है, लेकिन बाजार तो ऐसा हार्ड नोज्ड एकदम जिसको है कि रोज इसकी कसौटी करनी पड़ती है, हर शेयर की कसौटी करनी पड़ती है, वो कसौटी करनी पड़ेगी। कुछ महीनों के अंदर इसके क्या सिनर्जीज एग्जैक्टली सामने आती है, कितना जल्दी ये मर्जर हो जाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो इसके प्रोस्पेक्ट ठीक से बने ही रहेंगे। लेकिन जिस कंपनियों के नाम जैसे ऑलरेडी बुक मल्टीपल हाई होता है तो वहां आपको एक हमेशा स्कोप कम नजर आता है, तो ग्रोथ तो रहेगा, इज ऑलवेज रिलेटिव टू द प्राइस दैट यू पे फॉर इट। मुझे लगता है आज की तारीख में तो मैं ये इसमें से कुछ भी बेचने का सोचने का प्रश्न नहीं उठता। नया कितना खरीदूंगा ये साल, अब ये 22-23 बहुत क्रिटिकल ईयर है सब पूरी देश के लिए कि अर्निंग्स मोमेंटम कितना बना रहता है। मैक्रो इकोनॉमी देखते अर्निंग्स मोमेंटम बनेगा, कॉस्ट फैक्टर्स देखते उसमें कुछ एक लोगों को प्रश्न चिन्ह है कि भाई ब्याज की दरें बढ़ेगी और लागतें बढ़ेगी तो क्या एग्जैक्टली होता है, भारत की डिमांड कितना फास्ट बढ़ सकती है, जितनी हम सबकी मंशा है कि नहीं बीच बीच में अटक जाती है। तो अगर ये 22-23 का जो वर्ष है वो तमाम सेक्टर्स के लिए बड़ा अहम वर्ष है कि डिमांड पैटर्न भारत का अब चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये चेंज होता है तो हमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो 22-23 सबके लिए, सब कंपनियों के लिए देखना एक जरूरी है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा मेगा मर्जर पर वल्लभ भंसाली साहब की राय। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, इस मर्जर को बेहद आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो ये वल्लभ बंसाली साहब बताते हुए पूरी तरह से कि ये बड़ा मेगा मर्जर, और जब सर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने 30-40 साल के करियर में, 40 साल से ज़्यादा का ही होगा सर का, और वो तो मर्जर्स, एक्विजिशंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के मतलब मास्टर है। हाँ, हिंदुस्तान में उनके मुकाबले में मुश्किल से 2 या 3 लोग इतने दिमाग वाले होंगे जिन्होंने ये सब करके देखा है। जब वो ये बता रहे हैं इस मर्जर के बारे में तो वाकई में बहुत बड़ी बात। चलिए, तो ये थे इस मेगा मर्जर पर बड़ी वॉइस। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ वरुण दुबे और कुशल तैयार। ट्रिगर्स कौन बताएंगे? कुशल आप बताइए। सर, ट्रिगर्स में सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जो है ये अनुराग ठाकुर जी 2 बजे लॉन्च करने वाले हैं, तो अभी बस इसका लॉन्च हो ही रहा होगा। यस, ब्रॉडकास्ट की जाएगी इसमें। सर ये मैं चेक करके बताऊं। अरे कहीं भी सेवा का मौका मिले करवा लिया करो। मुझे लगा कोई बढ़िया सेवा होने वाली करवा ले। चलिए, तो ये अनुराग ठाकुर साहब कुछ इनॉग्रेशन करने वाले हैं। सो ये एक इनॉग्रेशन करने वाले हैं। साथ ही कल आप देखिए हरिओम पाइप्स, इसका आईपीओ बंद होगा और 130 करोड़ का ये कुल आईपीओ है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प अपनी मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स के प्राइसेस 2000 रुपए तक रिवाइज करते हुए नजर आएंगे। साथ ही विप्रो आप देखिए 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था, तो वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। और आज सुबह वरुण जो बता रहे थे कि यहाँ पर चीन में हॉलीडे है चिंगमिंग फेस्टिवल की वजह से, तो वो कल भी रहेगा और उसके साथ साथ हांगकांग भी सेम रीजन की वजह से बंद रहेगा। साथ साथ बुधवार 6 अप्रैल 3 दिनों की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी शुरू होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर 8 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा ब्याज दरों पर, तो यहाँ पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही आप देखिए आईडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है अंतरिम डिविडेंड पर। एशियन ग्रेनिटो राइट्स इशू को लेकर यहाँ पर भी बोर्ड बैठक होगी। और ग्लोबल स्तर पर रशिया के मार्च के सीपीआई आंकड़े आएंगे और यूएस में एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स भी जारी किए जाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारे ट्रिगर्स, मिनट्स हमारी फेड की पिछली बैठक, हमारी आरबीआई की पिछली बैठक के और फेड की भी बैठक के आएंगे, एंड ऑफ कोर्स आरबीआई पॉलिसी की बैठक भी शुरू होने वाली है 2 दिनों में। आइए वरुण से जानते हैं खबरों वाले शेयर्स। वरुण बताएं। ओके, तो दीप, एचडीएफसी को छोड़ के बाकी जो खबरें आई है उसमें बजाज ऑटो है, जिसमें मार्च में कुल बिक्री जो है उसमें करीब 20% के आसपास की कमी हुई है। मोटरसाइकिल की बिक्री 22% गिरी है, एक्सपोर्ट 0.3% घटे हैं और सीवी बिक्री जो है 4% बढ़ी है। टाटा पावर रिन्यूएबल का 300 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है इन्होंने शुरू कर दिया है, ये अपडेट इन्होंने दिया है। वहीं कोल इंडिया IEX MCX इनके लिए खबर आई है कि कोल सचिव की तरफ से बयान आया है कि अगले 3 से 6 महीनों में कोयले में जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक डिपॉजिट जो है वो 44,540 से बढ़कर 47,690 के आसपास आया है। एडवांसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। कासा रेशियो यहाँ बढ़ चुका है इस कंपनी का। M&M फाइनेंस मार्च में 66% से ज़्यादा लोन जो है इस कंपनी ने बांटे हैं। 3,830 करोड़ के आसपास के लोन जो है इन्होंने बांटे हैं और जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 109% की रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपना अपडेट दिया है। मार्च में डिपॉजिट जो है उसमें 16.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। कासा जो है 24.9% बढ़ा है। बजाज फिनसर्व मार्च में ग्रॉस एडवांसेस का नंबर इन्होंने दिया है करीब 1010 करोड़ के आसपास का, और एक ब्लॉक डील हुई है PNB में 10.5 लाख शेयर्स की। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर। आइए बढ़ते हैं आगे। कुछ बिगुल्स आपके लिए बैक टू बैक है, लेकिन किरण जी निकले हैं क्लोजिंग शो में सबसे आगे। पहले बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। दीप आफ्टरनून। बाय करना है हिंडाल को। मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी सजेस्ट करने वाला हूं। 580 का इन द मनी कॉल ऑप्शन जो कि अभी 24 रुपए 30 पैसे के आसपास मिल रहा है, वो बाय करना है। 20 रुपए 50 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट सुनिए अनिल जी, मेरा मानना है कि आपका एक हफ्ते का वक्त रहना चाहिए। आपको 37 से 40 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। इसका रीजन लॉजिक ये है अनिल जी, पहले तो चार्ट में डबल बॉटम पैटर्न हो चुका है और आज जो यू टर्न लिया है बहुत अच्छे बेस के साथ लिया है। अगर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं, आज दूसरा दिन है अप्रैल सीरीज का और आज हम 660 के कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, यानी आउट ऑफ द मनी में अनवाइंडिंग हो रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। नॉर्मली आउट ऑफ द मनी पहले 2 दिन में देखने को नहीं मिलता अनवाइंडिंग। तो मेरा मानना है कि अगर इतने बाहर के स्ट्राइक प्राइसेस में अनवाइंडिंग है, यानी कुछ बड़ी न्यूज आने की प्रोबेबिलिटी है। मेरा शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेगा लगभग 600 के आसपास, जहां पे मैं रिव्यू लेना चाहूंगा। तो ये जो अगर 600 तक जाता है तो मेरे टारगेट्स 3740 के जो है ऑप्शन के वो हासिल हो जाएंगे। वहां पे रिव्यू लेने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का।
बताएं सर। देखिए अनिल जी, अभी किरण जी ने बड़ी अच्छी चीज बोली, यू टर्न। तो जो हमारा स्टॉक है वो चार्ट कॉर्नर पिक है कोटक महिंद्रा बैंक, इसने भी यू टर्न लिया है। इसके अंदर भी ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। 1818 18 18 18 20 की नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है और ये स्टॉक भी अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। बैंकिंग एक्शन में है, सबका ध्यान एचडीएफसी बैंक की तरफ है। कोटक महिंद्रा बैंक में नीट क्लीन क्लियर यू टर्न रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, दो वजह है खरीदारी की। सबसे पहले तो अनिल जी एक पैटर्न बना है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, साथ में एग्जॉशन गैप बनता हुआ दिख रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलना है। 1805 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1865 रुपए का, दूसरा टारगेट 1885 रुपए का। खरीदारी की राय है कोटक महिंद्रा बैंक में। और अनिल जी साथ में आपको नमस्कार। और अनिल जी एक सवाल आपसे, आपने मुझे सवेरे मिस किया कि नहीं अनिल जी? अरे सवेरे बहुत मिस किया शुरू में तो, उसके बाद जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर आ गया हम सब भूल गए। मतलब सच्ची बता रहा हूँ, उसके बाद तो मतलब हाँ जी जी अनिल जी बृहस्पतिवार को मैंने अनिल जी पिक ऑफ द डे में एचडीएफसी बैंक दिया था। अरे तो बहुत दबाव हमारे राकेश जी पर डालकर हमने चार्ट कॉर्नर में दिया था अनिल जी। देखो गजब के दोस्त हैं आपके, क्या कैसे पार्टनर रखे हैं आपने। सुबह से एक बार नहीं बोले राकेश जी कि कुणाल जी ने मुझे दबाव बनाकर जबरदस्ती एचडीएफसी बैंक का कॉल दिलवाया था, कोई क्रेडिट नहीं थी। देख लीजिए, वाह गजब, बहुत ही बढ़िया। मुझे याद आ गया, बात भी हुई थी हमारी और आपने कहा भी था कि देखिए वैसे हमने आप जी 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 बताइए। आपको शुक्रवार को अनिल जी आपको शुक्रवार को अनिल जी पूरे देश ने मिस किया है वैसे। अरे थैंक यू सो मच। कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी कि सुबह में शो करनी पाया। सेकंड हाफ में तो मेरी छुट्टी प्लान ही थी, लेकिन फर्स्ट हाफ वाला शो का पूरा प्लान था। लेकिन अब क्या है, मैं भी अब ज्यादा है ना, कभी जैन साहब को बोल नहीं सकता कनेक्टिविटी के लिए लेकिन फिर हाँ, लेकिन अगर जैन साहब इस गलत फहमी है कि मेरी कनेक्टिविटी नहीं हुई तो अब वो भी बच जाएंगे। मेरी कनेक्टिविटी स्टूडियो की और उनकी घर की दोनों साथ साथ नापी जाएगी। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको लोगों को मैंने भी मिस किया है। अब चलिए बढ़िया है, ये आपका कॉल भी जबरदस्त रहा, एचडीएफसी लिमिटेड वाला, एचडीएफसी बैंक वाला भी। और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते लगातार एचडीएफसी लिमिटेड की और एचडीएफसी बैंक की रिकमेंडेशन 3 या 4 बार हमारे पैनल पे आती हुई दिखी। बहुत बढ़िया एक्शन होता दिखा। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर, उसके बाद चलेंगे सचिन जी और आशु सर के पास। बताएं वागले साहब। अनिल जी आरईसी बाय करना है, 131 का करंट भाव है, 131, 131.20, 128 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे 140, 140, 142 तक के लेवल्स कल तक दिखते हैं। एक दिनों के व्यू से एक 7-8% की मूव अच्छी आ सकती है। आपका रिस्क रहेगा सिर्फ 3 रुपए का, टारगेट 8 से 9 रुपए का अपसाइड। एक बार आइए सुनते हैं एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारिक साहब बात कर रहे हैं। एकदम ग्रोथ हो गया है। हमने हमारे एक इंश्योरेंस कंपनी में एक हेल्थ कंपनी भी खरीदी थी और मर्ज कर दी है। हेल्थ इंश्योरेंस का स्कोप बहुत है, लाइफ इंश्योरेंस का भी स्कोप काफी है। दीपक साहब, मेरा एक सवाल रेगुलेटरी कंसर्न्स बेटा, सीआरआर और एसएलआर को लेकर हमने आरबीआई को लिखा तो है और हमारी जो है कि बात बन जाए, पर अगर नहीं बनती तो ऑल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? वो पीछे देखना पड़ेगा। वी कांट प्रीएम्प्ट। तो आरबीआई हमने रिक्वेस्ट किया है, आरबीआई देख रहे हैं। आरबीआई ने चिट्ठी 1 अप्रैल को चिट्ठी लिखी है हमें कि योर प्रपोजल इज अंडर इवैल्यूएशन, वी आर रिव्यूइंग इट। तो होपफुली 15 दिन में कुछ मिलेगा तब बात कर सकते हैं। थैंक यू। तो दीपक पारिक साहब चेयरमैन एचडीएफसी लिमिटेड के बताते हुए इस मर्जर के बारे में, मेगा मर्जर और अब प्रोसेस वाला मामला है जो धीमे धीमे आपके लिए आता हुआ दिखेगा। वागले साहब ने कहा है आरईसी खरीदने की राय सचिन जी के लिए बिगुल BTSTT का। बताएं सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर 2 पिक्स हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला जो कॉल है वो सीमेंस लिमिटेड पे एक ब्रेकआउट। चलिए सचिन जी 2 देना चाहते थे, 1 भी नहीं दे पाए। देखो वक्त की बात है उनको लगा मौका मिला है। काश मालूम है ना, आशु जी नेक्स्ट। अरे आशु जी नेक्स्ट है, बिल्कुल आशु जी के सिंह के सुल्तान आशु मदान। पहले एक बार आशु जी से जल्दी से राय मार्केट पे ले ली जाए और उनके स्प्रेड्स और निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगर कोई कॉल से तो वो ले लिया जाए, उसके बाद में स्टॉक्स पे आता हूं। बताएं आशु सर।
अनिल जी, बाजार का व्यू तेजी का ही है, बरकरार है। अपडेट ये है कि फ्राइडे को आप शो पे नहीं थे, टाटा मोटर बाय दिया था, स्टेट बैंक दिया था, डेल्टा दिया था, और अनिल जी एक बोल्ड कॉल येस बैंक की दी थी जिसको 1 साल से किसी ने कवर नहीं किया। शांति वाला ट्रेड है अनिल जी। येस बैंक ₹1 का स्टॉप लॉस था 12.75 पे, मतलब 12.75 की बाइंग है, और बाकी टाटा मोटर अनिल जी अभी भी 30-40 रुपए की मूव लगती है। अनिल जी आज मेरे को 2 मिनट इसलिए चाहिए कि मेरे पास 5 कॉल हैं, 4 कॉल्स की ऑप्शन खरीदनी है और 1 पुट खरीदनी है, 5 स्टॉक्स की है। और अनिल जी इंसिडेंटली 5 का रेट इस वक्त 24 से 25 रुपए है। तो जो 4 स्टॉक्स की कॉल खरीदनी है, 1 स्टॉक की पुट खरीदनी है। फिर तो एक काम करो, 5 का रेट अनिल जी 24-25 रुपए है। तो फिर तो सबके स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रहेंगे। बिल्कुल सेम रहेंगे, ऑलमोस्ट सेम है अनिल जी। खाली स्ट्राइक प्राइस और नाम अलग अलग है बस। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट सबका सेम है, तो स्ट्राइक प्राइस और नाम अलग अलग है बस, यही बात है अनिल जी। अरे वाह गजब, फिर तो 10 सेकंड में काम हो जाएगा। जल्दी से बताएं सर। बिल्कुल हो जाएगा अनिल जी। अनिल जी जेन्युइनली हो जाएगा। ये बाई चांस की बात है और ये सच बात है अनिल जी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना तो मैंने सबका जो बनाया है और ये सारी कॉल्स हमने क्लाइंट से शेयर की हैं, और अभी लास्ट 15 मिनट में, आधे घंटे में ही है, तो कोई ऊपर नीचे भी नहीं हुआ, 1-8 रुपए ऑप्शन। प्लीज टेक योर स्वीट टाइम, आराम से बताएं सर। अच्छा अनिल जी, पहला स्टॉक है जिसका कॉल लेना है 580 रुपए का, वो है हिंडाल्को, जो किरण जी ने कवर किया है। हमारा भी वही कॉल है अनिल जी, 24-25 रुपए की कॉल है, 17-18 रुपए, 25% का नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में अनिल जी 35, 40, 45 कुछ भी भाव हो सकता है। पहले हमने वेदांता की भी दी थी, लेकिन वेदांता मैं अब नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो बढ़ चुका है, और बढ़ने के बाद अनिल जी वो कॉल नहीं देनी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो उन्होंने नीचे का लिया हुआ है। तो वेदांता के बाद अब हमने हिंडाल्को आइडेंटिफाई किया है, इसी भाव पे 24-25 रुपए में ये 580 की कॉल लेनी है। दूसरा स्टॉक है अनिल जी जिसकी कॉल लेनी है हमारे को, वो है ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा की 700 की कॉल लेनी है, वही अनिल जी 24-25 रुपए का भाव है। तीसरा कॉल है अनिल जी इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक की 1000 रुपए की कॉल लेनी है, वो 25 रुपए का भाव है। स्टॉप लॉस वही सबका 17-18, 16 से 18 रुपए है, और टारगेट सबका 38, 40, 45। और अनिल जी जो चौथा स्टॉक है जिसकी कॉल लेनी है वो है सिप्ला, 1040। इसकी अनिल जी कॉल अभी 1 रुपए बढ़ गई है, तो 25-26 रुपए का भाव हो गया है। ये भी अनिल जी सेम सिप्ला की कॉल लेनी है 25-26 रुपए में। तो अनिल जी 4 स्टॉक्स हैं जिनकी ये 25 रुपए के आसपास कॉल लेनी है। फिर रिपीट करता हूं, ऑरो फार्मा 700 की, इंडसइंड बैंक 1000 की, हिंडाल्को 580 स्ट्राइक की, और सिप्ला 1040 स्ट्राइक की। और अनिल जी हेज करने के लिए सिर्फ एक, मैं अभी मार्केट के बारे में बात करूंगा अनिल जी, हेज करने के लिए सिर्फ एक स्टॉक की पुट लेनी है, और वो भी अनिल जी 24 रुपए का ही भाव है, रादर 23-24 रुपए का भाव है। 330 के स्ट्राइक की बंधन बैंक की पुट लेनी है। सो अनिल जी इतनी चीजें लॉन्ग है, और मुझे लगता है कि एक स्टॉक जिसका मतलब ये एचडीएफसी बैंक मर्जर का इफेक्ट नेगेटिव आ सकता है ओवर दी द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो मुझे लगता है पुट लेनी चाहिए। अनिल जी सबसे अच्छी बात कॉल्स और पुट लेने का ये है कि आईवीज बरकरार रहेंगी। बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, मंथ पूरा है, 29 तारीख तक अच्छा महीना है, तो मतलब ऑप्शन में कोई मारामारी नहीं होगी। और अगर 2-3 दिन आगे पीछे करके भी अगले 3-4 दिन में स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता है सारे टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। और एक अनिल जी और कॉल लेनी है इन्फी की। अभी आईटी में अनिल जी बहुत बड़ी कवरेज नहीं किसी की आई है, क्योंकि ध्यान सबका बैंक से उसकी तरफ है। हमने अभी क्लाइंट से शेयर किया 1900 रुपए की स्ट्राइक की कॉल, 50 से 52 रुपए में इन्फी की लेनी है, 28 रुपए का स्टॉप लॉस, और 100 रुपए से ऊपर का टारगेट है। तो इन्फी अनिल जी मुझे लगता है इन्फी का फ्यूचर भी ले सकते हैं अनिल जी, अगर किसी को कॉल नहीं लेनी। बट ये जो हमने 5 स्टॉक्स कवर किए अनिल जी, इन सब में 4 में कॉल्स लेनी है, 1 में पुट लेनी है। ओके, मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर मैं कहीं गलत बोलूं तो आप बता देना। हिंडाल्को 580 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है 25 रुपए के आसपास। इंडसइंड बैंक 977 चल रहा है, 1000 रुपए के आसपास का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 1000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको 25 रुपए के आसपास। सिप्ला 1025 का दाम है, 1040 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, ये भी 25-26 रुपए के आसपास मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद औरोबिंदो फार्मा 700 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है, ये भी 25 रुपए के आसपास आपको खरीदना है औरोबिंदो फार्मा। एक बार जरा औरोबिंदो फार्मा का भाव ले आए सामने, वो देख लिया जाए कि क्या प्राइस पर ये चल रहा है। और सामने एक पुट ऑप्शन खरीदना है आपको, वो खरीदना है बंधन बैंक का, 316 रुपए के आसपास बंधन बैंक चल रहा है, और आपको पुट ऑप्शन खरीदना है यहाँ पर 320 रुपए वाला, 24 रुपए के आसपास। और इन्फोसिस 1884 रुपए के आसपास चल रहा है, और इन्फोसिस में कॉल ऑप्शन 19 रुपए वाला खरीदना है, राइट? सब बराबर बताएं सर? हाँ जी अनिल जी, सारे बराबर बताया। बंधन का इन द मनी ऑप्शन 330 का अनिल जी, 320 का नहीं है, 330। बचपन में अच्छे टीचर मिले हमें स्कूल में, हर चीज लिखवाते थे, हर चीज, मतलब जैसे मैं बोलता जाऊं बच्चे लिखते जाओ।
तो ये लिखने का फायदा हुआ है। आज आशु जी ने 5-6 एक साथ दी, सबके सब लिख ली, एक भी गलत नहीं हुई। यही हमारा अचीवमेंट है। आशु सर थैंक यू ये सारे कॉल ऑप्शंस देने के लिए। आइए अब सचिन जी, आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जरा दिखाइए, सचिन जी है क्या? जी अनिल जी। हाँ अच्छा, तो आप 2 देने वाले थे, एक भी नहीं दे पाए। सीमेंस शुरुआत कीजिए सर। ये अनिल जी, सीमेंस में काफी अच्छा मोमेंटम है। डिस्क्लोजर होगा, ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है 24 के कॉल ऑप्शन द्वारा। बट फ्यूचर्स के लिहाज से मुझे लग रहा है अभी भी ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 2560 का एक पोजिशनल टारगेट होगा, खरीदारी करनी है सीमेंस में 2405 स्टॉप लॉस के साथ। एंड जो सेकंड है वो है जुबिलेंट फूड्स, जहां पर मुझे लग रहा है काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है। जिस तरीके से अनवाइंडिंग हुई है 2800 के कॉल ऑप्शन में, तो मुझे लग रहा है 2774 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। एंड पोजिशनल टारगेट होगा 2880 का। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, जिस तरीके से इसने 2800 का एक बैरियर ब्रेक किया है। तो खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में एंड जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। तो ये है आपके लिए सीमेंस में खरीदारी करने की राय। पहले तो 2435 के आसपास लीजिएगा, 2405 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, और 2560 सीमेंस ये ना वो जो हमारे सिद्धार्थ जी बड़े रिकमेंड करते थे, जर्मनी ले जाने की बात करते थे, ये वही वाला सीमेंस है। ओके, जुबिलेंट फूड एक और स्टॉक, वाह वापस 2800 आ गया, क्या बात है। 2808 के आसपास है, इसे खरीदिए। 2774 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और 2880 के टारगेट के लिए। HDFC और HDFC बैंक को बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पसंद करने वाले सुमित जी भी हमारे साथ तैयार हैं। बिगुल सुमित का सुपरहिट, और उसके बाद सेठी साहब है तैयार फोन लाइन पर। बताएं सुमित जी। पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 820 रुपया, 820 रुपया 50 पैसा। स्टॉक का नाम है MGL, महानगर गैस लिमिटेड। MGL के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट के बाद, एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अब एक पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक रिसेट के स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है, और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक अगले 5 दिनों के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। 795 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। MGL के अंदर यहां पे CMB पे खरीदारी करें। ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट MGL में देखने को मिल सकते हैं, 845 का पहला टारगेट होगा, 860 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। ये सिर्फ पुलबैक और बाउंस बैक के टारगेट है, पोजिशन टारगेट और ऊपर के बनेंगे। 845, 860 ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए MGL को यहां पे CMB पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए 795। ओके, थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर कर सकते हैं सुमित जी। 822 से 845 23 रुपए का फायदा है, और स्टॉप लॉस 27 रुपए नीचे है पहले टारगेट पे। अनिल जी बढ़िया स्टॉप लॉस वही बैठ रहा है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस को रिवाइज करना है तो आज 820 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 805 पे स्टॉप लॉस को रिवाइज कर देना है, फिर एकदम बढ़िया स्टॉप लॉस बैठ जाएगा। ये तो रिवाइज करें स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर, ध्यान रख के। ये है आपके लिए राय। आइए सेठ साहब से करते हैं मुलाकात। स्वागत है आपका सेठ साहब। पिछले हफ्ते आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी HDFC बैंक रहा है। आई एम श्योर अब टारगेट तो पूछने की मतलब ही नहीं है, तो 2-2, 5-5 साल के जिनके टारगेट थे वो भी सब आ गए, छप्पर फाड़ गए। तो पहले तो बधाई स्वीकार करें सर, बताएं आज क्या क्या खरीदेंगे। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। पिछले वीक जो शाम का शो होता है जी बिजनेस का, बाजार आज और कल, उस पर मैंने HDFC बैंक का एज अ शॉर्ट टर्म पिक दिया था। बहुत ही अच्छे लेवल्स पे 1450 पे रिकमेंड किया था, और शानदार तेजी बनी है उस स्टॉक पे। अनिल जी आज 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिसमें खरीदारी करनी है, 2 स्टॉक बताएं सर। तो अनिल जी पहला स्टॉक है वो वापिस से अब पुरानी वाली थीम, मतलब एक तो अनिल जी ये कहना चाहूंगा कि अब पूरा के महीने में बहुत ही शानदार तेजी। हालांकि ये जो दो आज तो क्या नेटवर्क सबकी समस्या तेजी के मार्केट में ऑडियो खराब हो तो कितना ज्यादा बुरा लगता है। मंदी में चलो फिर भी ठीक है, नहीं भी आए तो एक बार हम समझ सकते हैं, लेकिन चलिए फिर से संपर्क करेंगे। सेठी साहब का तो ये भी नहीं बोल सकते कि ये तो फोन पे है ऑलरेडी कि चलो वीडियो नहीं आ रहा तो ऑडियो ले लो, कोई बात नहीं। तब तक हम आइए कुछ और कॉल्स ले लेते हैं। आशु जी के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशिम मदान। बताएं आशु सर।
अनिल जी आज जिस का ऑडियो जब खराब हो ना, मेरे पास आ जाना, बहुत सारी कॉल्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आई फाइल फिल इन फॉर ऑल। तो अनिल जी एक और स्टॉक की बात करनी है, पिछले दिनों में कई बार पहले बताओ सारी बाय कॉल्स। हाँ अनिल जी सारी बाय कॉल्स, अरे सारी बाय कॉल्स हैं। एक बार सबके ऑडियो डाउन कर दिए जाएं, बोल देना टेक्निकल प्रॉब्लम है, ग्लिच है किसी के पास है। सिर्फ अब 3:30 बजे तक आशु सर, कभी कभी तो आशु सर इतने फुल फ्लेज जबरदस्त तेजी में आते हैं, आप सब जाएं तो इधर उधर घूम फिर के आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जी सर बताइए। अनिल जी इतने दिनों से बोलता रहा हूं मैक्रो मंदी डेटा में खत्म हो गई है, तो मंदी कहीं से है ही नहीं है। तो अनिल जी जो एक और स्टॉक अब अगली मूव के लिए तैयार है वो है आपका फेवरेट आईटीसी। अनिल जी वो जो उस दिन भी आपने कहा था अब मार्केट बहुत तेज चलेगी, आईटीसी नीचे जा रहा है, तो मैंने कहा था ये सिर्फ 2-5 रुपए की बात है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो अनिल जी ये 250-55 की कंसोलिडेशन क्रॉस करके मुझे लग रहा है अगला पड़ाव इसका 270-75 का आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो अनिल जी आईटीसी में मुझे लगता है कि एक फ्रेश बाइंग भी करी जा सकती है। और अनिल जी एक मैंने परसों आप नहीं थे फिर रिमाइंड करा रहा हूं, येस बैंक में बहुत ही बोल्ड कॉल दी है, कभी किसी ने मतलब वो बिल्कुल छूटा हुआ स्टॉक है, मतलब बोल्ड कॉल अनिल सिर्फ 1 रुपए के स्टॉप लॉस है, 3-4 रुपए की मूवमेंट के लिए, कोई बहुत ज्यादा नहीं कि इसमें कोई बहुत भर के ले ले या फॉर्च्यून टर्न अराउंड हो जाएगा। मतलब मेरा उस दिन जो डिस्कशन हुई थी दीपांशु से वही थी कि जो आइडिया में फंसा हुआ है 12 रुपए पे अगर 2 रुपए कमाना चाहता है या 3 रुपए, तो मुझे लगता है अनिल जी वो येस बैंक का भी टाइम आ रहा है, तो ये भी अनिल जी 14, 16, 18 तक भाव जा सकता है। तो और ऊपर से अनिल जी आईटीसी जो आज मतलब जिसमें मेरा स्टैंड कुछ टाइम से बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो आईटीसी भी अनिल जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। और उसके बाद बच्ची खुची कसर आईटीसी रिकवर करके मुन्ना भाई पिक्चर आई थी ना, बंसल जी को पता होगा पिक्चर वाले हमारे, बाकी सबको भी होगा, खैर वो तो इतना फेमस डायलॉग सुना था, कौन सी बस कर पगले रुलाएगा क्या। आईटीसी बोल दिया, अब तो मतलब मेरा बिल्कुल मेरे आंसू आने बाकी है खाली है आशु जी, तो मतलब आज मैं गदगद हो गया एकदम। तो आशु जी फुल फॉर्म में है। चलिए आईटीसी खरीदारी एक और आती हुई आपके लिए, किसका कनेक्शन कर दिया था? हाँ सेठी साहब का। सेठी साहब सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, जब आशु जी बाई कॉल देने जाने वाले हो तो अपने आप ही कनेक्शन सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, जियो होता है, एयरटेल होता है, वोडाफोन हो। बिल्कुल ठीक बात है, बताएं सर अब आपके दोनों कॉल्स। हाँ अनिल जी, जो पहला स्टॉक है रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने वाली कंपनी बोस्टन, जो कि 617 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक दमदार कंपनी है जो कि सोलर ग्लास बनाती है, जो फोटोवोल्टिक पैनल, सोलर पैनल्स और ग्रीन हाउसेस में काम आता है। भारत की इकलौती और पहली मैन्युफैक्चरर है सोलर ग्लास की, कैपेसिटी है 2.4 गीगावाट पर एनम, और ह्यूजली एक हाईली इनोवेटिव कंपनी है। इन्होंने दुनिया में सबसे पहला 2 mm का टेम्पर्ड थिक ग्लास बनाया। फिर जिस तरह से सरकार का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, मुझे लगता है ये जो स्टॉक है, ये जो सेक्टर है, बिल्कुल अच्छा करेगा। हम एसडब्ल्यू सोलर में भी कुछ दिनों से अच्छी तेजी देख रहे हैं, तो हम एक्सट्रीमली बुलिश। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 32%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, दिसंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 45 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सिर्फ 10 करोड़ का पैट था। स्टॉक पे बुलिश हूँ, शॉर्ट टर्म में 650 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है, 610 का स्टॉप लॉस रखना। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक फंडामेंटली दमदार कंपनी है, कंपनी का नाम है ला ओपाला, 61 के लेवल पर ट्रेड करती है। भारत की एक लीडिंग टेबलवेयर बनाने कंपनी है, पॉपुलर ब्रांड्स है ला ओपाला, दीवा और सोलिटेयर, और हर सेगमेंट को कैटर करने वाले इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड ओपलवेयर सेगमेंट में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, भारत में 12,000 रिटेलर्स का, 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स, एब्सोल्युटली डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। और म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी में 14% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी, डीएसपी, मालाबार इंडिया फंड। और अनिल जी आपको याद हो तो जनवरी के महीने में बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी, वो 400 रुपए के प्राइस पे खरीदी थी। उसके बाद अच्छी तेजी करके स्टॉक अपनी ये जो एक मिनट, आशीष कचोलिया है आशीष चतुर्वेदी? आशीष कचोलिया जी। हाँ, बाजार के दिग्गज रिसर्च एनालिस्ट बोले तब तो समझ में आता है आशीष चतुर्वेदी, अगर हो तो फिर इनका भी पोर्टफोलियो चेक किया जाए। नहीं कर सकता है जी, हो सकता है आशीष चतुर्वेदी के पास भी है। चलिए आशीष जी का इतना आपने सम्मान बढ़ाया, उनकी तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर ले। तो ये है ला ओपाला, क्या टारगेट रखे जाए सर इसके? इसके 360 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया, अभी 385 का टारगेट और 350 का स्टॉप लॉस रखा। ओके,
तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से 2 बेहतरीन पिक्स आती हुई जी। एब्सोल्युटली, तो बढ़िया कॉल सेठी साहब की तरफ से, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी भी मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स में हल्की रिकवरी, हमारे बाजार तो 18,000 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है। लेते हैं सर की स्ट्रैटेजी। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर बढ़िया एक्शन तो हमारे बाजार में है और निफ्टी, बैंक निफ्टी से ज़्यादा आपको एक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में बड़ी तेजी बन रही है। डाउ फ्यूचर्स रिकवर होकर एकदम सपाट इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं सर। और यूरोप के बाजार में ठीक ठाक कारोबार है, थोड़े पॉजिटिव हैं। चीन के बाजार बंद है, बट हांगकांग में 2% की तेजी थी। कच्चा तेल थोड़ा बड़ा है सर, 104 सुबह हम बात कर रहे थे, इस समय 105 पर है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक है। हमारे बाजार में क्या करना है सर? तेजी बने रहे 100%। और पिछले 8-9 ट्रेडिंग सेशन से लगातार यही रहा है, तेजी करनी है और तेजी में बने भी रहना है। बिल्कुल। क्यों? 17,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं और ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, वो सब तो अब पुरानी बातें हो गई, छोड़ो कल की बातें टाइप। सुबह के वो तो 9:15 और 3:30 में भी बहुत फर्क हो जाता है। क्या बदल रहा है दीप? क्यों डाउनसाइड कम है और क्यों आज दिन के दौरान जब बीच में एक बार नीचे आया तो वापस से खरीदारी है, वो समझना जरूरी है। देखो, प्रॉफिट बुकिंग हर एक लेवल पे थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन क्या उस प्रॉफिट बुकिंग में वापस खरीदा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और वही हो रहा है, क्यों हो रहा है वो समझिए जी। 18,000 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और पूरी संभावना है कि अगर हम 18,000 के ऊपर आज क्लोजिंग देते हैं, जो कि दिख रहा है, तो 3:05 का लेवल है, वो है 18,000। ओके, ठीक है। 18,000 के ऊपर हमें टिके रहना है बस, और कुछ नहीं करना। बढ़े ना बढ़े छोड़ दो, टिके रहना है। अगर हम 18,000 के ऊपर बंद होते हैं तो आज सबसे ज्यादा जिसको नींद नहीं आएगी वो है कॉल राइटर्स 18,000 तक के। आप बिलीव नहीं करेंगे, सोच सकते कितने कॉल राइटर्स रिस्क पर हैं? 1,78,00,000, 2.25 करोड़ कॉल राइटर्स 18,000 पर रिस्क में आ जाते हैं। उसमें 18,000 की कॉल ऑप्शन पर 63 लाख शेयर, चलो उनको बता भी दो कि इनको आज कम स्ट्रेस है, कल से ज्यादा बढ़ेगा 18,100 होने पर। फिर भी 17,900 तक के कॉल राइटर, 17,950 तक के तो हैं, वो भी कम से कम 1.25 करोड़ है, 1,30,00,000। सो सबसे बड़ी चीज तो है कि अगर किसी वजह से बाजार नीचे आते भी हैं तो तुरंत ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, आपको गिरेगा। फर्ज करें आज डाउ 200-300 नीचे बन गया फॉर एग्जांपल, अगर हो गया तो। वैसे तो डाउ भी सुस्ती दिखा रहा है, कुछ ज्यादा बड़ा होने जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लो कि अगर ऐसा हो जाता है, करेक्ट, तो क्या हो सकता है? आप 17,900 खुल सकते हो जी। आपको और खरीदना है, सिंपल। जितना सुबह वाली स्ट्रेटजी क्या थी, अब ये तो पता नहीं था कि ये मर्जर आ जाएगा, नहीं तो 50-60 पॉइंट नीचे दिख रहा था। जितना ज्यादा नीचे खुले, जितना गैप से खुले, उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदना है, ये स्ट्रेटजी थी। अब करेक्ट कहाँ खुलेगा तो हमारे हाथ में नहीं है। SGX तो बढ़िया नीचे दिखाई रहा था और ये 7 बजे भी बोल रहे थे। सो सेम वही स्ट्रेटजी रखनी है, क्योंकि नीचे आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल जाएगा। सो आपकी लॉन्ग पोजीशन है, होल्ड करिए। डर लगता है 17,800 का पुट खरीद लीजिए, जिसकी प्रीमियम भी अब कम हो जाएगी, करेक्ट, तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के हिसाब से, पहली चीज। दूसरा, तो अब आपके लिए 18,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 18,000 के पुट पर 43 लाख शेयर है, कॉल्स में 63 लाख शेयर है, और उसके ऊपर आप टिक कर ट्रेड कर रहे हैं। तो 18,000 पर जो 63 लाख शेयरों का ये कॉल राइटर खड़ा है, मुझ पर ताव देके, मैं राजस्थान जाके आया हूँ अभी मुझ पर ताव देके। हाँ, ये नहीं सुना? नहीं क्या? अरे क्या बात, 1 मिनट। नहीं, अरे हमारे वो पहले राजस्थान राजपूतों के लिए जाना जाता है। अच्छा, बड़ी बड़ी मूछें रखती है, ये ऐसा, वो कर्व करके, हाँ वो कर्व करके जो उसको मतलब रोब है, हाँ शान है सर, कि मैं डरता नहीं किसी से, ऐसा तो वैसा है। सो ये जो कॉल राइटर्स है जो दाव देंगे, ये अब ये वैसा झुकेंगे। समझ गया ना? तो ये स्ट्रेस में, ये टेंशन में। सो 18,000 के ऊपर टिके रहने में सबसे बड़ा फायदा हमें ये है कि शॉर्ट कवरिंग का पूरा सहारा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में उसके ऊपर आप बंद होते हैं, ये बाजार की ताकत दिखाता है। सबसे बड़ा कॉल राइटर वहीं खड़ा रहा, आपने उसको भी जीत लिया, है ना? तो मतलब तब हाँ, मतलब वो हम जब स्पोर्ट्स खेलते थे तो फुटबॉल खेलते थे, तो फुटबॉल में भी ऐसे ही होता था कि हमारे कोच क्या बोलते थे, आप जब टैकल कर रहे हो किसी को तो टैकल ऐसे करो कि या तो बॉल आपके पास आनी चाहिए, या तो बॉल पे कंट्रोल करो, या प्लेयर पे कंट्रोल, या उसको टांग मार के गिरा दो। करेक्ट, ऐसा। सो दो में से एक चीज आनी चाहिए, या तो बॉल लेके आओ या प्लेयर लेके आओ। गेम आपके हाथ, गेम अपने हाथ में होना है। सेम यही हाल इनका है कि
जो कॉल राइटर्स ये फंसे हैं ना, अब ये मुश्किल होंगी। सो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपको डाउन साइड रिस्क नीचे हो जाए कि आपको पता है कि इससे ज़्यादा मैं खराब नहीं हो सकता, तो फिर आपके लिए अपसाइड की जगह खुलती है। और 18,000 के ऊपर आज बंद होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आखिरी 1 घंटे में भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी और यहाँ से बन सकती है, इसलिए अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। फ्रेश खरीदना है, 18,000 के नज़दीक आए, थोड़ा और ऐड करें। इस कंडीशन पर करें कि कल सुबह नीचे खुलेगा तो और लेंगे। ये तो होगी बात आपकी निफ्टी की, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, आप हैं 38,600 पर। बैंक निफ्टी में दीप 38,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 23 लाख शेयरों का, तो वो बहुत दूर का हो गया और वो आपके लिए बेस बन गया, ठीक है। ऊपर 38,500 के ऊपर टिकना जरूरी है 3 बजे तक। 3 बजे वाला लेवल यहाँ 38,500 है और निफ्टी में 18,000 है। क्यों 38,500 है? 38,500 पे कॉल राइटर खड़ा है 22 लाख शेयरों का, तो 18,000 पे 23 लाख शेयर पुट है, 38,500 पे 38,000 पे 23 लाख शेयर पुट है, 38,500 पर 22 लाख शेयर कॉल है, बराबर है। आप उसके ऊपर टिक के ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आप ऊपर की तरफ 39,000 जाने को तैयार हो। 39,000 पर कॉल राइटर 25 लाख है, तो यहां से 39,000 तक की फ्री राइड दिख रही है। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की और जगह है ऊपर, ये दिख रहा है। इसलिए आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ बने रहे, कोई टेंशन नहीं। मार्केट में डेटा बहुत स्ट्रांग है, शॉर्ट्स बहुत हैं। पुट कॉल रेशियो देखकर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो के हिसाब से आप जाएंगे तो गलत हो जाएगा। पुट कॉल रेशियो में भी कई बार आपको ये देखना होता है पुट और कॉल का कॉम्बिनेशन कैसा है, करेक्ट है ना। सो इस कॉम्बिनेशन में 1.3 का पुट कॉल रेशियो निफ्टी का है, 1.27 का बैंक निफ्टी का है। लेकिन शॉर्ट्स आपको 18,000 पर और 36,500 पर जो सपोर्ट दे रही है वो बाजार की डाउन साइड रिस्क को नीचे कर रहे हैं। ओवरनाइट रिस्क जिनको रखनी कोई दिक्कत नहीं है, 3 बजे तक आपको 2 लेवल पर नजर रखना है, 18,000 और 36,500। क्लियर है? अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो बढ़िया है, ये आपके लिए राय इस समय एलजी की तरफ से 3-5 का अब लेवल आपके सामने तैयार है। आइए चार्ट कॉर्नर राकेश जी कुणाल जी के पास चलते हैं। बताएं सर। दिवांशु, अगर आप रिकलेक्ट करें तो मैंने और कुणाल जी ने 730-35 के अराउंड बोला था कि अदानी पोर्ट को ओवरवेट होके लें, स्टॉक 15-18-20% बढ़ने का दमखम रखता है। तो वो जर्नी शुरू हो चुकी है। अब चार्ट कॉर्नर पिक है अदानी पोर्ट, और जिन स्तरों पे खड़ा हुआ है, एक लेवल, एक पिवट पॉइंट ये स्टॉक तोड़ रहा है, और पिवट पॉइंट है 811-812 का पिवट पॉइंट को तोड़ रहा है। तो जिन स्तरों पे खड़ा हुआ है, एक तो एक बड़ी रैली की 870-875 की अपमूव की तैयारी कर रहा है, और दूसरा थोड़ी देर और सस्टेन करा तो अनिल जी बैक टू बैक सारे जितने स्पेशल बिगुल बचते हैं सब बजेंगे थोड़ी देर में अदानी पोर्ट के लिए। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है अदानी पोर्ट में। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत दमदार ब्रेकआउट आता हुआ दीपांशु नजर आ रहा है अडानी पोर्ट्स पर। हमारी फिर से एक बार खरीदारी की राय है 807 रुपए पर 807 के स्टॉप लॉस से बाय करें। यह स्टॉक 885-890 के लेवल्स आपको फ्यूचर्स में दिखाएगा। बाय करके चलना है, 807 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 835 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट स्टॉक के लिए 850 रुपए का। तो 850 के टारगेट के लिए अडानी पोर्ट्स खरीद। तो अदानी पोर्ट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। मुलाकात करते हैं बस इंसाफ से। स्वागत है आपका बसीन साहब, नमस्कार। बताएं सर, बाजार तो 18,000 के ऊपर बंद होने को तैयार है, क्लोजिंग भी मजबूत मिलने की पूरी संभावना है, बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ है। पहले तो बाजार पर एक बार आउटलुक दें और साथ ही अपडेट्स भी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो अब तो लगता है मई से पहले ही शायद न्यू हाई आ जाए। जिस तरह की फ्लोज है और जिस तरह के आप डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, दीज आर नॉट स्मॉल डेवलपमेंट्स, सच अ बिग मर्जर। एंड अब आपको पता भी हो रहा है कि फॉरेनर्स आर ओवरसोल्ड, दे हैव टू बाय बैक, और उनके पास लिक्विडिटी पे बैठने से कुछ नहीं होएगा, शेयर लेना पड़ेगा। तो आप जैसे कहे हैं वैसे मैं आपको अपडेट दे दूं। आपको मैंने 39 पे कहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट 44 से पहले मत बेचना, आज 44 मार गया। इट हैज गिवन ए 10% रैली इन 2 डेज। साथ में सेल, टाटा मोटर, बीईएल, आईआरसीटीसी, जुबिलेंट फूड, एमजीएल, आरईसी, पीईसी, अल्ट्राटेक, इंडसइंड बैंक, ब्रिटानिया सब आउट परफॉर्म कर गए। तो अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, और अभी मार्केट का अंडरटोन इतना स्ट्रांग है कि आपको क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। तो 2 मिड कैप के क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो मेरे यहां से आउट परफॉर्म के लिए आपके लिए तैयारी हो रही है। ओके, तो 2 और बेहतरीन स्टॉक आपके लिए आने की तैयारी में, बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले लीजिए मदरसन सुमी।
Motherson Sumi will be the biggest gainer of how this chain of supply chain gets back into action on autos. और ऑटोज में आप देख रहे हैं वेटिंग पीरियड कितना लंबा है। मदरसन ने गाइड भी किया है कि उनका यूरोप का बिजनेस अब इंडिया में और शिफ्ट हो रहा है, आउटसोर्सिंग इज पिकिंग अप। 142 रुपए पे रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल, 137 का स्टॉप लॉस, 150 का टारगेट ऑन मदरसन। दूसरा पिक आप देख रहे हो कैसे मेटल्स अब वापस चल रहे हैं, तो हिंद कॉपर इज द मोस्ट वैल्यूबल कॉपर कंपनी जिसके पास कॉपर स्मेल्टर्स हैं। दे एक्चुअली हैव कॉपर स्मेल्टर, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं अभी भी सोचता हूं 16-17 में इसमें कोई रिस्क नहीं है। 112-13 का स्टॉप लॉस रखिए, 130 का टारगेट। दिस कैन इजीली गो अप 10%। और इस क्वार्टर में रिजल्ट्स अनिल जी सबसे बढ़िया आएंगे इसकी हिस्ट्री ऑफ द कंपनी में। मदरसन सुमी खरीदना है, ये है दो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने के। नेल्को या हिंदुस्तान कॉपर सर, कौन सा लेना है? हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर अनिल जी, हिंद कॉपर। ओके, हिंद कॉपर, सॉरी। तो हिंदुस्तान कॉपर यहां पर खरीदारी करनी है 119 के आसपास, 112 का स्टॉप लॉस और 130 का टारगेट। दो बेहतरीन पिक्स आपके लिए वसीम साहब की तरफ से। धन्यवाद सर, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए अब बढ़ते आगे और तैयार है सुमित बगड़िया जी अपनी एक बेहतरीन पिक के साथ। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक बैंकिंग स्टॉक जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आया है और ये एक वीक काउंटर है जो अब बाउंस बैक देने को तैयार है और ये अच्छा बाउंस बैक देगा। स्टॉक का भाव चल रहा है अभी 142 रुपए 5 पैसे। स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक पिछले एक महीने के हाई लेवल्स पे आ चुका है। लास्ट 2 दिनों में स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड दिखाया, बाउंस बैक ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार। 135 रुपए का इसके अंदर नीचे पे स्टॉप लॉस बनेगा, 150 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा और 155 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये जो मार्केट्स में रैली चल रही है बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में, इसमें ये जरूर पुलबैक दिखाएगा। 150 से 155 के टारगेट्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म में पुलबैक में बाउंस बैक में आरबीएल बैंक में देखने को मिलने चाहिए। 135 136 नीचे में सपोर्ट बनेगा तो 135 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करे आरबीएल बैंक। ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। 145 वाला कॉल अभी 6 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 3 रुपए 80 पैसा नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट बनेंगे 9 रुपए से लेके 10 रुपए तक के 145 के कॉल के अंदर और स्पॉट लेवल्स में 150 से 155 के टारगेट 2-4 दिनों के अंदर आरबीएल बैंक में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो यह है 150-155 के टारगेट के लिए आरबीएल बैंक पर खरीदारी की राय आपके लिए। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, ये मेरा कल का स्टॉक है और मुझे लगता है इसमें मोमेंटम आज शायद ना आए लेकिन कल पक्का आएगा। और स्टॉक है टाटा स्टील। तो ऐसे स्टॉक में जब क्लियर पैटर्न होता है, 1354 का करंट भाव है, 1360 अगर ये ब्रेक कर देता है जो मुझे लगता है ये मोमेंटम में जाना चाहिए और उसके ऊपर क्लोज होता है, तो मुझे लगता है ये 1420-1430 के लेवल्स आपको कल के दिन में ही देगा। तो मैं उसको प्रीएम कर रहा हूँ करंट 1354-55 के भाव में। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1340 का और मे बी इवन 1345 इज ओके। और आपका पहला टारगेट 1380-1390, ये शायद मे बी कल फर्स्ट हाफ में भी आ जाए। 1 से 2 दिन का व्यू है, मुझे लगता है ये 1430 तक जाना चाहिए। को खरीदारी करने की है राय और एक बेहतरीन और एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके लिए आ रही है जीवन की तरफ से। उससे पहले जल्दी से एक बिल्कुल नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन बुरार का। नितिन जी बताएं सर। सर अभी मैं कोटक बैंक की कॉल ऑप्शन ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर है, डेटा पॉजिटिव है, बट कोटक बैंक में डेटा मुझे अच्छा दिख रहा है, इसलिए 1820 की कॉल ऑप्शन 63 में लेंगे, जो स्लाइटली इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गई। इसका स्टॉप लॉस होगा 45 रुपीज़ का, यानी कि हम 20 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं और टारगेट इसके हो सकते हैं 105-110 के। मतलब कोटक बैंक में ऐसा लग रहा है कि ये नया ब्रेकआउट ले रहा है, वीकली ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ से ये 1900-1910 की तरफ जा सकता है। और इसके जो ब्रेकआउट्स हैं वो 1830 के ऊपर वीकली ब्रेकआउट्स आज हो रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, बाकी और अदर बैंक्स में भी मूवमेंट है। तो मुझे लग रहा है कोटक बैंक नेक्स्ट 1-2 दिनों में 1920 तक का टारगेट दे सकता है, इसलिए हम 1820 की कॉल ले रहे हैं। 100-110 के टारगेट्स होंगे और हमें लेना है 63-64 की रेंज में। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक जहां पर खरीदारी करने की राय नितिन जी की तरफ से आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और एक बार जल्दी से आपको बता दें एक बेहतरीन और एक्सक्लूसिव रिसर्च जो हमारी टीम ने निकाली है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक पर। क्या कुछ फर्क पड़ेगा एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक पर इस मर्जर का, स्पेशली
एफआईज के लिहाज से देखें, क्या एफआईज की बिकवाली होगी, खरीदारी होगी, कुछ और स्पेस बनेगी या कम होगी, फ्लोज पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ये सब जानना समझना जरूरी है। आपके लिए तैयार है वरुण हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए। ओके अनिल जी, तो जैसे कि आपने कहा कि हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की और सुबह से हमारे लिए सरदर्द बन गया था कि एक्चुअली ये आंकड़ा निकल के आएगा कैसे, क्योंकि है ये कि एफपीआई की होल्डिंग जो है वो यहाँ बढ़ने वाली है और हमारी पूरी टीम इसमें लगी थी कि किस तरह की एफपीआई होल्डिंग बढ़ेगी। खासकर हमारे जो अरमान जी है वो इसमें काफी माथापच्ची कर रहे थे और इसके बाद ये निकल के आया कि एफपीआई होल्डिंग जो है वो करीब 7% के आसपास बढ़ने वाली है इस पूरे मर्जर के बाद। अब ये क्यों है वो मैं आपको बताता रहूँ, क्योंकि ये फिगर निकालना काफी कठिन था। दरअसल अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी लिमिटेड में जो एफपीआई की होल्डिंग है वो करीब 130 करोड़ शेयर्स के आसपास की है। जो स्वैप रेशियो निकल के आता है उसके बाद ये होल्डिंग हो जाती है 218.4 करोड़ शेयर्स, ये आंकड़ा निकल के आता है। अब एचडीएफसी बैंक में आप देखेंगे तो एफपीआई की होल्डिंग्स है 169.1 करोड़ शेयर्स के आसपास की। इन दोनों का आप मिला देंगे तो ये आता है करीब करीब 387 करोड़ शेयर्स के आसपास, यानी कि 52% के आसपास की होल्डिंग। लेकिन एक इसमें कैच था, कैच ये था कि एचडीएफसी बैंक की डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स भी है, वो है करीब 102 करोड़ शेयर्स की। अगर उसको भी आप जोड़ेंगे तो टोटल निकल के आता है 490 करोड़ शेयर्स। जो प्रोफॉर्मा एचडीएफसी ने दिया है अपना मर्ज एंटिटी के बाद का, उसमें टोटल शेयर्स है 742 करोड़ शेयर्स। 742 करोड़ शेयर्स यानी कि 490 करोड़ शेयर्स को 742 से डिवाइड करो तो निकल के आता है 66%। जो एफपीआई की कैप है वो है 74% के आसपास की। तो उस लिहाज से 7 से 8% के आसपास की जो एफपीआई होल्डिंग है वो मर्ज एंटिटी में बढ़ेगी और इन्फ्लोज। तो मर्जर के बाद फॉरेन इन्वेस्टर और खरीद पाएंगे, यही कह रहे हैं आप? राइट। एफआई जो अच्छा खासा खरीद, अच्छी 7% तो बहुत होता है, अच्छा खासा खरीद पाएंगे, जगह अच्छी बनेगी उनके लिए। लेकिन ये खरीद पाएंगे मर्जर होने के बाद ही, अभी नहीं। अभी तो दोनों फुल है, अभी तो फुल है, गले गले तक जगह नहीं है। 1.5 साल का टाइम है अभी। लेकिन लोग तैयार बैठे होंगे अभी से। बहुत सारे ब्रोकर्स को बोलेगा हमारे पार्किंग कर लो, जब अलग को नहीं छोड़ा तो एक साथ को क्या छोड़ेंगे। सही बात, हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत सही बात है। जब अलग अलग नहीं छोड़ा तो एक साथ होने के बाद कहाँ छोड़ेंगे। और इससे सर बहुत रीबैलेंसिंग होने वाली है। एमएससीआई को रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी, निफ्टी में चेंजेस होंगे इसकी वजह से, बैंक निफ्टी में चेंज होने वाला है, तो इसकी वजह से स्पेस काफी बढ़ेगी और वेटेज रीबैलेंसिंग बहुत होने वाली है। एक स्टॉक के लिए जगह और बनेगी, है ना, जगह बन जाएगी। करेक्ट। इंटरेस्टिंग, तो बड़ा होगा। आशु सर से भी एक बार राय लीजिए। आशु सर, कोई आपकी ओपिनियन एचडीएफसी बैंक पर, और क्या आपकी राय अब खरीदारी की है या आप भी नहीं खरीदेंगे? नहीं अनिल जी, ये तो मतलब एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, तो इसमें तो कोई मंदी वाली बात है ही नहीं है। जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो जाएगी। पर अनिल जी, जो अभी आप बोल रहे थे ना कि वो ब्रोकर को बोलेंगे पार्किंग करने के लिए, ये पार्किंग वर्ड से अनिल जी आपने पुराने दिन याद दिला दिए। ये तो फिनोमिना बहुत साल पहले, आज से 10-15 साल पहले चला करता था कि जब वो एफआईज को जो स्टॉक पसंद होते थे वो ब्रोकर इकट्ठा करते थे और शायद देते थे, उस तरह की चीज। तो आपने पुराने दिन याद दिलाए अनिल जी। भाषा में पार्किंग तो थोड़ा सा वो गलत शब्द हो जाता है। सभ्य भाषा में उससे कहते थे वेयर हाउसिंग। हाँ, अच्छा, पूछो, वेयर हाउसिंग ही बोलते थे ना आशु सर? मैं एफआईज के लिए वेयर हाउसिंग करता हूं। हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी यही बोलते थे। ये फिनोमिना मैं बता रहा हूँ ना, पहले चलता था, ये 2000-2005 के आसपास शायद तब की बातें हैं। तो ये मेरे जमाने होता था कि जब उनके लिए इकट्ठा करना। अपॉन अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी यंग वैसा। हाँ, मतलब उस समय की बात है। तो है कुणाल जी भी बोल रहे, कुणाल जी का भी जमाना वही था शायद। कुणाल जी, आपने भी एक्सपीरियंस किया है? नहीं अनिल जी, मैं तो आपकी हाँ में ला रहा हूँ। अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेयर हाउसिंग ही कहते हैं अनिल जी, आज भी कहते हैं अनिल जी। अनिल जी आज भी वेयर हाउसिंग कहते हैं इसको। अच्छा चलो, आप मेरे जमाने के नहीं हो, अब तो हाँ में नहीं मिला रहे, तो आपकी राय सेम है। नहीं बिल्कुल सेम है अनिल जी। अनिल जी देखिए, एक आपने गलत चीज कही, आपने कहा वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी यंग। आपको कहना चाहिए अनिल जी, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज यंगर। तो यंग तो अनिल जी अभी भी हैं आप। ठीक है, डन, करेक्शन डन, रेक्टिफाइड। थैंक यू सो मच सर। मैं सोच ही रहा था कोई मेरी गलती पकड़ता ही नहीं पकड़ता, मैंने मौका दिया, आपने मेरी गलती पकड़ ली। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, एक गलती मैंने आपकी और पकड़ी है। आप अनिल जी आजकल लगता है बादाम नहीं खा रहे हैं। जहां तक अनिल जी मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, या तो आपने अक्टूबर 2018 में या नवंबर 2020 में भी अनिल जी एचडीएफसी बैंक के साथ सेम चीज हुई थी
और आपने बोला था भर लो, पार्किंग हो रही है अनिल जी। तो ये जो आशु जी कह रहे हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, वो वंस अपॉन अ टाइम ही अनिल जी रिसेंटली 2 साल पुरानी बात है। और जी बिजनेस पर ही आपने बोला था अक्टूबर 2018 या नवंबर 2020 की अनिल जी बात है, कोविड के बाद की। सेम चीज हुई थी, HDFC बैंक की स्टॉक था और इसमें रैली देखने को मिली थी। आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आप एग्जैक्ट डेट, टाइम, अनिल जी, प्राइस सब निकाल देंगे। बिल्कुल निकाल लेते हैं। वैसे आपकी बात सही है, 2018 की बात है ये, तब मुझे याद आ गया आपने बोला इसके बाद। बिल्कुल उस समय भी इसी तरह का एक्शन हुआ था। ये तो स्टॉक है, जब जिस दिन, ये तो आज तक जब 5% से ज्यादा कभी किसी ने HDFC गिरा हो, उस दिन जिसने लिया उसको कभी लाइफ में नुकसान नहीं हुआ। होल्ड करना पड़ता है, बस बात वही है। होल्ड करने की अगर आपकी ताकत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एब्सोल्युटली। आइए एक स्पेशल पिक देना चाह रहे हैं सचिन जी बिगुल के लिए। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है शॉर्ट टर्म के लिहाज से ग्रेफाइट इंड में। पिछले 4 महीनों का कंसोलिडेशन यहाँ पर मैच्योर हो चुका है एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी कंसिस्टेंटली इसने पिछले 3-4 दिनों का मोमेंटम रखा हुआ है। जिस तरीके से इसका वीकली स्ट्रक्चर है, लगभग अगर इसका वीकली RSI देखें तो पहली बार यहाँ पर एक 50 लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट हो रहा है एंड उसी के साथ इसके जो 5 and 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसमें कन्वर्जन है। सो बेसिकली ये इंडिकेशंस अच्छे होते हैं मोमेंटम के लिए। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर पैटर्न टारगेट्स प्लेस्ड है, लगभग यहाँ से 610 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, यहाँ से मुझे लग रहा है 525 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये पोजीशन रिटेन करनी है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड 610 के आसपास रिव्यू करनी है, खरीदारी करनी है ग्रेफाइट इंडिया के काउंटर। ओके, ग्रेफाइट इंडिया। और इसमें पूछना पड़ेगा सेठी साहब वो धन्यवाद देना चाहते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि उनका 535 का टारगेट था। टारगेट आगे हासिल हो चुका है लगभग। वहीं पर आने के बाद सचिन जी की तरफ से रिकमेंडेशन आई, फिर भी यहाँ से भी और बढ़ेगा तो सेठी साहब तो खुशी होंगे। मेरी शुक्रवार की पिक कमाल करती हुई दिख रही है। 513 515 के आसपास उन्होंने शुक्रवार को रिकमेंड किया था 535 के टारगेट के लिए, वो हासिल होते दिख रहे। 525 का अब आपको लगाना है स्टॉप लॉस और 610 के बड़े टारगेट के लिए ग्रेफाइट खरीदने की राय सचिन जी की तरफ से। सचिन जी धन्यवाद स्वीकार कर लें आप सेठी साहब की तरफ से, ये आपके लिए। आइए और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आज बड़े दिनों बाद सेल ये भी चलना शुरू हुआ है, आखिर में ही चला है, लेकिन आशुतोष चला तो है कम से कम। क्या कहेंगे, भरोसा किया जाए या फिर बेहतर ऑप्शन दूसरे हैं? नहीं अनिल जी, देखिए बेहतर ऑप्शन तो डेफिनेटली है। अभी देखिए वेदांता हमने दिलवाया, उसके बाद हिंडाल्को दिलाया, बट उसका मतलब ये नहीं कि अनिल जी नहीं चलेगा। 103 के ऊपर ये अच्छे सेफ जोन में आ गया है, तो 110 से 15 का भाव बिल्कुल बन सकता है सेल का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनिल जी मेटल में मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मूव नहीं करेगा। कि जिस तरह से बाकियों ने अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद मूव दिखाया, वैसे तो हिंडाल्को भी एक जोन में अटका हुआ है 570 620, तो अब उस नीचे के जोन में आता है तो वहां से 20-25 रुपए बढ़ता है, जिसके लिए कॉल दिलाई। बट सेल ने एक अच्छी ट्रैक्शन दिखाई। यानी जी देखिए जो 2-3 एक्सपायरी के वीकनेस थी, जब वो रोल ओवर्स आदमी थक जाता है, निकल जाते हैं, तो उसके बाद अगर वो एक रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करता है तो स्टॉक में मूवमेंट बिल्कुल आती है, जो कि हमने IDFC फर्स्ट में बैंक में भी देखी है। तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे से, जो मैं येस बैंक के लिए भी बोल रहा हूँ जी, कितना मार दोगे, कहीं से तो वापस आएगा ना जहां पे कंसोलिडेट होगा। तो ये 102-3 का लेवल क्रॉस करने के बाद सेल में भी एक पॉजिटिविटी बनी है, 110 से 15 रुपए का भाव। ऐसी यानी जी भेल एक और स्टॉक है, बहुत अंडर परफॉर्मिंग है, वो भी आई थिंक सुमित ने 50 रुपए पे आइडेंटिफाई किया है। लेकिन हमारे यहाँ तो जी मतलब जो पहले के सबके 60 रुपए के ऊपर के फंसे हुए हैं, तो उन सबको भी यही हम कह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, 60 के ऊपर तक आएगा। मतलब बहुत बड़ी तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते इन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक से, लेकिन यह है कि अपने अपने भाव पे आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो सेल इज ऑल्सो वन ऑफ देम, जो पब्लिक ने 115, 20, 25, 30 पे बहुत लिया हुआ है। बिल्कुल, तो अटके हुए लोग अच्छी एग्जिट मिल जाएगी। बाउंस बैक जो चल रहा है स्पेस में, अब सेल को थोड़ा और आगे ले जा सकता है। पर एक स्टॉक है जहां पर इस समय एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिख रहा है, GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। इस काउंटर को देखिए और इसमें एक बढ़िया स्पाइक इस समय बनते हुए दिख रहा है GSPL। जरा चार्ट्स देखें इसके किरण जी, क्या चल रहा है GSPL के चार्ट में?
दीप काफी अच्छी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी 330 से लेके 255। उसके बाद पहली बार हम एक अच्छी उछाल देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अगर 275 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इधर से और बढ़त देखने को मिलेगी। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो 293 300 के आसपास है, तो वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। अभी के लिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है 266 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो 266 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ GSPL पर रखिए नजर। इस पर भी एक बहुत ही बढ़िया स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। IRCTC पर अच्छी मूव आ रही है। बागले साहब से जरा इसका चार्ट चेक लें। बागले साहब अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब ने मेंशन किया था डेज हाई पर है IRCTC 830 का लेवल। सर चार्ट देखें हमारे। दीपांशु जरा स्टॉक रिपीट करिए। IRCTC आपने पूछा? बिल्कुल बागले साहब 830 पर IRCTC। दीपांशु अगर ब्यूगल बजवा देते तो मेरे पास इसी में कॉल था, क्योंकि मेरे लिए ये ब्रेकआउट है। मुझे लगता है ये 845 टू 850 आपको कल के दिन में मिल सकता है। क्लियर कट ब्रेकआउट है। एक बिगुल बजाते हैं बागले साहब के लिए और लेते हैं IRCTC पर उनके लेवल्स। जी सर बताएं। आप BTST के तौर पे इसको अभी ले सकते हैं 833 34 में 830 तक बाय ऐड करेंगे। 822 22.5 का स्टॉप लॉस और 855 858 तक के टारगेट कल के दिन में मिलनी चाहिए। 855 858 के टारगेट के लिए IRCTC पर करें खरीदारी। ये भी एक काउंटर है जो बढ़िया एक्शन दिखा रहा है। एक और स्टॉक जहां पर मूव आ रही है, बाय द वे मिड कैप IT पर थोड़ी नजर रखिए। माइंट्री अभी थोड़ी देर पहले एक मूव दिखा रहा था। बाकी IT काउंटर्स भी थोड़ी थोड़ी एक्शन दिखा रहे हैं। और सच जी एक कैश का स्टॉक जो आप भी क्लोजली ट्रैक करते हैं, साइंट पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। 950 के लेवल पर साइंट आते हुए दिख रहा है इस समय। जी दीपांशु, आई थिंक हमने इसे SPL मिड कैप शो में भी कवर किया था एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 हफ्ते से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस वेल एस्टैब्लिश्ड है एंड मुझे लग रहा है जैसे ही 960 65 का लेवल निकल जाता है वहाँ से मोमेंटम काफ़ी तेज़ होगा। सो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि 1045 के आसपास के स्विंग्स बने। सो अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके आपको ढूंढने हैं एंड अगर डिक्लाइंस आते हैं तो 910 के स्टॉप लॉस के साथ अक्यूमुलेट कीजिए एंड रिव्यू करने की सलाह होगी लगभग अराउंड 1045 के आसपास। ओके तो ये है आपके लिए साइंट जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी 945 के लेवल्स के लिए। आइए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 48 रुपए 40 पैसे का अभी भाव चल रहा है और बहुत दिनों के बाद अभी स्टॉक पे मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक का नाम है सांगी इंडस्ट्रीज, जिसका अभी भाव चल रहा है 48 रुपए 40 पैसे। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट है, जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 43 रुपए 80 पैसे 44 रुपए के पास बनेगा। 44 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के सांगी इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें। स्टॉक में जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है और जिस तरह का वॉल्यूम के साथ मूव देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक जल्दी ही आने वाले दिनों में यहां से 10% से लेकर 15% तक का अपसाइड मूव दिखाएगा। 54 रुपए से लेकर 58 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में सांगी इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 54 से 58 के टारगेट्स के लिए। ओके 54 58 दो टारगेट आपके लिए सांगी इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें। सुमित जी कितने दिन बाद दिया कैश मार्केट का स्टॉक? 6 महीने बाद। 6 महीने से क्या कर रहे थे? अनिल जी ये स्टॉक्स में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 महीने पूरे कंसोलिडेशन के थे। और मैंने कुछ दिनों पहले आपको ध्यान है तो बोला था कि अगला 1 से 1.5 महीना मेरे को लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स का मूव आने वाला है। तो अभी वापस से एक एक करके मूव स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए पकड़ में आ रहे हैं। इन मूव आए ना आए आपका टाइम आ रहा है सुमित जी। बस मैं वो जैसे हनुमान को जगाने के लिए जामवंत की जरूरत होती है, मैं वो जगा रहा हूँ। ये 50 वाले आप ही के समय यही है। आपके डिपार्टमेंट ये अब देखो एक आध दिन में मेरे ख्याल से कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो एक्शन बनने की तैयारी है, अगर ये हो गया ना तो गजब हो जाएगा। जी सुमित जी। अनिल जी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने बोला ना कि अगर ये हो गया ना, जिस तरह का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर वो आया तो ये स्टॉक 10-15% तो चना कुरमुरा वाला मूव होगा एक एक दिन का। मेरे को लग रहा है कि 30 से 50% का मूव इन स्टॉक्स में आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो अभी जस्ट शुरुआत हो रही है कुछ स्टॉक्स की। हफ्ते 10 दिन में देखिए कैसा मूव आता है। 10-15% का मूव चना कुरमुरा का, तो काजू किशमिश वाला मूव कितने % का होना चाहिए? 25% 50%।
चलिए आपके मुंह में काजू किशमिश। ठीक है, आइए जय ठक्कर भी तैयार है। कहीं मुझे डर है कि जिस तरह का एक्शन आपके कैश मार्केट के स्टॉक्स में हो रहा है, जय ठक्कर भी बोले ऑप्शन बंद, सिर्फ कैश के स्टॉक्स चालू। ऐसा वो सोचे उससे पहले जल्दी से बिगुल उनके लिए। बताएं जय, स्वागत है आपका, क्या किया जाए? वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। अनिल जी मजा आ गया, ये चना कुरमुरा काजू किशमिश खाने पीने की अनिल जी बात आ गई तो बढ़िया है अनिल जी। अगर ऐसे स्टॉक चलते चलते अनिल जी अगर काजू किशमिश में मिलते रहे तो मजा आ जाएगा। गुजराती आदमी और जय हो तो खाने पीने की कोई चीज का तो खाने पीने की चीज छोड़ेंगे ना मौका छोड़ेंगे। बिल्कुल जय, आपके लिए बहुत सारे मौके बनेंगे भी। बताएं सर कौन सा ऑप्शन? अच्छा एक मिनट जी, एक मिनट, ये बंसल जी को क्या हो गया? बंसल जी जोर जोर से हाथ हिला। बंसल जी क्या हुआ, सब ठीक है? अनिल जी देखिए, एक स्टॉक है उसमें काजू किशमिश वाला अनिल जी मूव आ रहा है, तो हाँ। अनिल जी अपने पोर्टफोलियो में झांके उस स्टॉक को हमने अभी रिसेंटली लास्टली अनिल जी पहली बार तो 30-35 रुपए के अराउंड रिकमेंड किया था, अभी रिसेंटली 65 रुपीज के अराउंड रिकमेंड किया था। तो एज पर जय अनिल जी 20%, सुमित 20% प्लस का मूव आ चुका है, तो काजू किशमिश वाला मूव है अनिल जी, कहीं दूर नहीं जाना अनिल जी, अपने पोर्टफोलियो में झांकना है और स्टॉक को। किसके पोर्टफोलियो में? अनिल जी आपके पोर्टफोलियो में 1-2 स्टॉक ही तो अनिल जी मजबूरी में जो आपको इस स्टॉक में मिले थे। मैंने और कुणाल जी उसको रिकमेंड करते आ रहे। नहीं देखो मजबूरी में नहीं मिले थे। हाँ ईसॉप्स वाले हाँ मजबूरी में कह सकते हैं, उसके बाद जो राइट्स इश्यू मिले वो तो मैंने अपने जजमेंट से लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस पर भी मैं आता हूं, उससे पहले जल्दी से एक बार कैश का ऑप्शन जय ठक्कर बताएं। जी अनिल जी, बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा था कि काफी स्ट्रांग है एंड अब देखिए कि काफी मजबूती यहाँ पे देखने मिल भी रही है। लोअर लेवल से फिर से रिकवरी आई, निफ्टी में भी आई है, बट हालांकि मैंने जैसे कहा कि 18,200 क्लियर एक लेवल है, वहां तक जाएगा निफ्टी एंड वहां से निकलता है तो बड़ा मूव देखने मिलेगा। बट बैंक निफ्टी 39,000 का कॉल भी खरीदना है मुझे। ये चल रहा है अनिल जी अराउंड 195 के आसपास, तो इसको खरीदे 195 पर। यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस लगाना होगा 35 पर, 35 पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड ये 7 अप्रैल की एक्सपायरी का ये है अनिल जी। टारगेट जो ऊपर में बन रहे हैं, पहला टारगेट रहेगा 408 का एंड दूसरा टारगेट अनिल जी जो बन रहा है वो है 532 का। सो 408, 532 ये दो टारगेट्स के लिए 39,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है बैंक निफ्टी। इनफैक्ट ये वीकली एक्सपायरी में अनिल जी जो हिसाब से 38,000 तो निकाला, 38,500 के ऊपर भी अभी सस्टेन कर रहा है। सिर्फ दीज लेवल्स आर हेल्ड, तो मुझे से लग रहा है कि 39,200, 39,500 ये लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। 39 के ऊपर जा सकता है, सो वही मेरा मानना है, इसलिए 39,000 की स्ट्राइक चूज की है। ओके, 39,000 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है 35 रुपए में, 195 में, स्टॉप लॉस 35 का, टारगेट 408 और 532 का। देखो दो इंटरेस्टिंग चीज है, पहला तो ऑप्शन खरीदना है बैंक निफ्टी का और वो भी आउट ऑफ द मनी 39,000 का, यानी कि यहाँ से 350 पॉइंट ऊपर का दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह वाला मामला जो जय ने सुबह दिया था निफ्टी का कॉल ऑप्शन, जब 17,930 था तब 18,200 का दिया था, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना होता है कि इतना बड़ा लेवल 18,000 का पार करेगा क्या 17,930 पर। उस समय आपको ये दिखता है कि करेंगे, उसके बाद देखेंगे। सो ये थोड़ी बड़ी तेजी के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में 39,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ से काफी दूर का है, लेकिन लगता है इस एक्सपायरी के पहले 39,000 के पार निकलने की तैयारी में, और यही मूड माहौल रहा तो कौन जाने कल परसों में ये काम हो जाए तो हो जाए। तो ये है आपके लिए एकदम तगड़ा एक्शन जय की तरफ से, 39,000 का कॉल ऑप्शन 408 और 532 के बड़े टारगेट के लिए। तो बहुत जबरदस्त बुलिश है जय, बहुत ज्यादा सर। अच्छा जय, एक और चीज है कि 1500 पॉइंट कम हुए, तो आपको लग रहा है कि इस एक्सपायरी के पहले 39,000 के पार निकलनी चाहिए? मुझे तो अनिल जी यही वीकली एक्सपायरी लग रही है। मुझे तो लग रहा है 7 अप्रैल तक ही हो जाना चाहिए अनिल जी। 39,200 तक तो हो ही जाएगा। 500 भी अगर अनिल जी हो जाता है देन आई वोंट बी सरप्राइज्ड। वो लेवल्स के आसपास अनिल जी आई थिंक बैंक निफ्टी रुक सकता है। उसके ऊपर गया तो आई बी इवन मोर सरप्राइज, बट देन यहाँ से लगभग और 900 पॉइंट तो चल ही सकता है। बिकॉज अनिल जी आप देखिए कि 38,500 और 38,000 ये जो एक लेवल से बैंक निफ्टी में निकले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सो डाउनसाइड रिस्क यहाँ से देखे तो इमीडिएटली तो 150 पॉइंट की, उसके नीचे 650 पॉइंट की है नीचे, तो ज्यादा नीचे जगह नहीं है, ऊपर में ज्यादा जगह है। क्योंकि 38,000 का लेवल ब्रेक होता है नीचे, तो फिर ये जो राइज या मूव देखने मिला है वही मे बी फिजल आउट हो जाएगा। सो डाउनसाइड रिस्क कंपैरेटिवली कम है।
ओके, तो नीचे जाने की गुंजाइश है कम, ऊपर जाने का रास्ता है खुला हुआ बड़ा वाला। बैंक निफ्टी पे बड़े ब्रेकआउट बड़ी तेजी के साथ खरीदारी करने की राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। एब्सोल्युटली, तो बड़ा मूव आ रहा है यहाँ पर और स्टॉक्स भी वैसा ही एक्शन आपको दिखा रहे हैं। कुछ और कैश स्टॉक्स में अनिल जी बढ़िया मूव आते हुए दिख रहा है। ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट में ही आपको काफ़ी सारे काउंटर्स पर अभी मूव आती हुई दिख रही है। ग्राफाइट के साथ साथ फिलिप्स कार्बन या PCBL जो है उस पर रखी नज़र, HEG इस पर भी रखिए नज़र। ये तीनों काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। कर्नाटका बैंक एक और काउंटर है, सब होगा सर, सुबह भी हम इसकी बात कर रहे थे, एक बड़ा स्पाइक वहां पर भी आया। तो मिड कैप ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट अब वहां पर तेजी बन रही है और ऐसी एक और बढ़िया ट्रेडिंग कॉल लेते हैं। आइए किरण जी की तरफ से, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। बाय करना है सिंजीन, अभी 615 616 का भाव है, आपका स्टॉप लॉस 608 का रहेगा और मेरे टारगेट्स कल के लिए 640 के रहेंगे। ये पहला टारगेट रहेगा। 640 पे मैं वापस एक बार रिव्यू करूंगा कल इस स्टॉक को। इस पर रिव्यू करेंगे किरण जी, वहां पर मुनाफा वसूली नहीं करनी। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 608। ओके, तो 608। ओके, तो 618 पर खरीदिए, 608 का स्टॉप लॉस, 640 के टारगेट के लिए सिंजीन पर आपको रखनी है नजर। ये भी एक बढ़िया काउंटर इस समय बाजार का होते हुए दिख रहा है जहां से आपको अच्छे हो गए। एक बार गोदरेज एग्रोवेट को पुल अप करते हैं, यहां पर कुछ बड़ी मूव आ रही है। 18% ऊपर गोदरेज एग्रोवेट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि क्या है वजह जो गोदरेज एग्रोवेट में इतना स्पाइक है। खैर अभी तो 2% दूर ही है सर्किट से, तो आज के लिए तो ज्यादा मौका इसमें बचा नहीं। बट बंसी जी जरा इसका चार्ट देखें, 18% गोदरेज एग्रोवेट। देखिए दीपांशु, एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 474 के अराउंड स्टॉक ने एक बेस बनाया है, तो जिनके पास है वो होल्ड करें और करेक्शन पर दीपांशु खरीदारी की राय होगी। अगर ये स्टॉक 518 से लेकर 522 के जोन में मिलता है तब खरीदारी की राय है। जिनके पास है बने रहे। जो एक लॉन्ग बड़ी करेक्शन शुरू हुई थी 720 रुपीज से नीचे में 460 रुपए तक गए थे प्राइजेस, वो करेक्शन ओवर है। स्टॉक दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर आया है, तो क्लियर होल्ड एंड बाय ऑन डिप्स। क्लियर होल्ड और बाय ऑन डिप्स। गोदरेज एग्रोवेट में अच्छा एक्शन है। एनसीसी एक और काउंटर है जहां पर अच्छा एक्शन है, इस पर भी करेंगे चर्चा। पर उससे पहले सुमित जी अपनी कॉल के साथ है तैयार, तो बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है 71.50 71.75, ये अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 10 दिनों से स्टॉक लोअर लेवल से तेजी दिखाया, छोटा सा करेक्शन दिखाया और अब वापस से तेजी दिखा रहा है। और रिसेंट के जो स्विंग हाई बने थे वो भी स्टॉक ब्रेक करने को तैयार है। जैसे ये 72-80 के ऊपर निकलेगा, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और एक हफ्ते के अंदर 10 से 15% का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। 78-80 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के पुलबैक के बाउंस बैक के टारगेट होंगे। 80 का लेवल ब्रेक होता है तो और ऊपर का रैली देखने को मिलेगा। श्री दिग्विजय सीमेंट में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे, 68 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखिए आप बहुत बढ़िया बैठ रहा है, 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस, 8 से 10 रुपए ऊपर का टारगेट। 68 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे। 78 से 80 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। 80 के बाद और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। हफ्ते भर में ये व्यू आना चाहिए। सीमेंट स्टॉक पर बताओ, पता चला कल सुबह जैन साहब के जहन में कोई सीमेंट स्टॉक ही आ गया, बोले इसी में मुंह है। मुझे पता लगा, ऐसा लगा या तो सीमेंट या कोई फर्टिलाइजर, शुगर, इनमें से कोई न कोई आएगा। ये छोटे छोटे स्टॉक सेक्टर वाले जो है एकदम जैन साहब का गोल्डन पीरियड वाला मामला है। उनके जेम्स ऐसे निकल कर आते हैं इसी स्पेस से, सेक्टर से, जो आपको फिर से एक्शन में दिखाएंगे भी। तो लेट्स सी क्या होता है। इनफैक्ट सर सुमित जी कह रहे थे जो सांघी इंडस्ट्रीज का इनका कॉल बढ़िया रहा। अब बात करें श्री दिग्विजय की, जेके सीमेंट में मैं देख रहा था सर, उस पर अच्छा स्पाइक आ रहा है। अंबुजा सीमेंट भी इस समय मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। अल्ट्राटेक भी खरीदारी दिखा रहा है। तो पूरे सीमेंट, दालमिया भारत देखिए 3% ऊपर आ रहा है। तो पूरे सीमेंट पैक में आप बड़े मूव्स आते हुए देख रहे हो। सारे के सारे इस समय स्पाइक कर रहे हैं जहां तक सीमेंट का सवाल है। वागले साहब जरा देखें अंबुजा सीमेंट, इस पर एक मूव आ रहा है सर। दीपांशु, सारे पैटर्न अच्छे, थोड़े कम वॉल्यूम है, शायद वॉल्यूम्स कल आएंगे, बट पैटर्न सभी के अच्छे हैं। सब एक स्विंग हाई को ब्रेक कर रहे हैं। अभी अंबुजा सीमेंट 313 के करंट भाव पे मुझे 320 का एक पहला हर्डल दिखता है, उसके बाद 330 तक के जाना चाहिए। तो ये मोमेंटम में 330 तक का टारगेट होगा। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 303 का, 303 नहीं 306 का।
106 के स्टॉप लॉस के साथ रखिए नजर जहां तक अंबुजा सीमेंट का सवाल है। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर बढ़िया मोमेंटम है, डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव हो गया, हालांकि पूरा दिन सुस्त रहा है, सुस्ती से ही चुस्ती में आ रहा है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव तो हो गया है। नास्डैक फ्यूचर्स में तो आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं, 1/4% ऊपर है। यूरोप के बाजारों में अच्छी खरीदारी हो रही है, एशिया के बाजार पॉजिटिव थे। कच्चा तेल भी वापस फिसल गया है, 105 पर था, थोड़ी देर पहले स्ट्रेटजी ली थी, 103.50 पर आ गया। रेंज नीचे सरक रही ना, 105 अब बैरियर जहाँ 105 106 पे आके वापस बाउंस करता था और वहीं जाकर रुक वहीं पर जाकर रुक रहा है। तो कच्चे तेल का भी पूरा सहारा है सर, क्या करना है? तेजी मेंटेन करें 100%। फ्रेश खरीद के जाने या नहीं, रिस्क है कर सकते हैं एक ही कंडीशन पे, या तो आप 17,800 का पुट लेके जाए, या फिर आप ये समझे कि 100-150 नीचे मिलेगा तो मैं और लूंगा। वो कंडीशन पे देखो, आप डे हाई पे और इतने बड़े ब्रेकआउट पे खरीद रहे हैं, करेक्ट। सो इसलिए वो रिस्क तो आपके हमेशा रहेगी, बिल्कुल, है ना। सो आप वो समझ कर खरीदें, नहीं तो फिर कल का इंतजार कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा एक आध दिन भागने के बाद इंडेक्स रुक भी जाए, स्टॉक्स में तो मौके मिल ही जाएंगे। सो बट व्यू तेजी का क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं। और 18,200 18,250 तक की जगह खुल रही है ऊपर की तरफ, वहां तक जाने की तैयारी बनेगी। अभी तो लेवल ही निकालने पड़ेंगे दीप, आज बहुत काम करना पड़ेगा। मैं तो ये सोच के, तो पुराने सब निकालनी पड़ती है ना, पांडुलिपियां ये सारी, कि उस जमाने में वापस उस समय कब हुआ था 18,100 200, वो निकालने पड़ेंगे सारे। 18,600 12 का है लाइफ हाई, 18,600 के आसपास का है ना लाइफ टाइम हाई हमारा, 612 606 604 604 का है। सो ठीक है, तो हम 17,800 का पुट रखें, या फिर आप नीचे के लिए और खरीदने की जगह रखें, वो फ्रेश उसी कंडीशन में बनाए है तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक है नहीं। बैंक निफ्टी 38,500 के ऊपर ही बंद हो रहा है, ये भी ठीक है। सो आप लॉन्ग पोजीशन इसमें भी बनाए रख सकते हैं, और ऊपर की तरफ 38,950 के आसपास के 38,850 38,950 दो टारगेट के लिए यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने में हर्ज नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि छप्पर फाड़ अनएक्सपेक्टेड मुनाफा हो गया, इतना तो सोचा नहीं था, जो हुआ भी है, पार्शियली बुक करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट नेगेटिव नहीं होना, ये जाने। क्योंकि एक चीज है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ग्लोबल खराब हो जाए। ग्लोबल खराब होने से आपको ओपनिंग खराब मिल सकती है। ओपनिंग खराब होने पर मुंह फुलाना हो या मूड खराब करना हो तो फिर मत करो। ओपनिंग खराब हो तो सुबह जैसे कैसे कॉन्फिडेंस दिया कि जितना नीचे खुलेगा उतना ज्यादा उतना जल्दी खरीदेंगे, वो वाला कॉन्फिडेंस आप में है कि 150 नीचे खुला तो मैं और लूंगा, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन आप तो बोले भाई मैं तो 15 भी नीचे ना खुले, वो तो नहीं। हाँ, तो वो वाली सिस्टम में तो फिर कल सुबह की सुबह ही देखो, फिर आप ओवरनाइट पोजीशन के लिए बने नहीं है, करेक्ट है ना। सो वो अपना माइंड सेट देख के करें, बट अदरवाइज मूड माहौल ठीक है, नीचे खुलेगा कल तो फिर खरीदारी करेंगे, है उसको लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हेजिंग करनी तो 38,000 का पुट, 17,800 का पुट लेकर शांति से बैठिए। ठीक है, तो हेज के साथ, बिल्कुल हेज के साथ पोजीशन को कैरी करें, कोई परेशानी नहीं है। और कल डिप आए तो वापस वहां पर आप एंट्री भी ले सकते हैं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सबसे पहले तो अपडेट, 15 मिनट पहले स्टॉक दिया एस नाम से, सांगी इंडस्ट्रीज, स्टॉक 11% ऊपर, 52 का हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, कैरी करें। दूसरा स्टॉक एस नाम से, श्री दिग्विजय सीमेंट, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, 6% ऊपर, 75.75। तीसरा स्टॉक कॉन्सिडेंटली एस नाम से ही आ रहा है, स्टॉक का भाव चल रहा है 124 रुपए 124 रुपए 10 पैसा। स्टॉक का नाम है SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह स्टॉक भी अब यहां से भागने को तैयार है, खरीदारी करें। 200 DMA लेवल आज ये स्टॉक ब्रेक कर रहा है। स्टॉक ने पिछले 10-15 दिनों का कंसोलिडेशन दिखा के अब ये ब्रेकआउट आ रहा है। 118 116 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है। 118 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के SCI में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 130 रुपए का पहला टारगेट, 134 रुपए का दूसरा टारगेट। SCI 130 से 134 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन 130 134 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलनी है। आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास, और वो दे रहे हैं जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, बैंकिंग पर बुलिश हूं, बैंक्स में से ही कॉल है। 1,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे इंडसइंड बैंक का, 29 रुपए पर मिल रहा है अभी।
यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा दीपांशु, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 20 पर, सो 20 पर स्टॉप लॉस लगाइए एंड खरीदे 1000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इंडसइंड बैंक का। मुझे याद है जहां तक कि लास्ट वीक वागले जी ने भी इसको रिकमेंड किया, तो इनफैक्ट मैं देना जा रहा था और वो आगे निकल गए थे, एंड देन शायद मैंने दूसरा कोई रिकमेंड किया था। बट आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें इसलिए देखने मिल रहा है इसमें कि वो दिन तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट आया, आज वो दिन 200 डेमा के ऊपर भी ब्रेकआउट आया, फिर से आज उसके ऊपर भी निकल रहा है। सो जो लास्ट डेली क्लोज था उसके ऊपर भी निकल रहा है एंड लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडसइंड बैंक दीपांशु स्पॉट लेवल्स की जहां तक मैं बात करूँ इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1060, 1060 तक के लेवल्स हमें इमीडिएटली देखने मिल सकते हैं स्पॉट में। इसके जो ऑप्शंस के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं दैट वुड बी 43 एंड 55। सो 43 एंड 55 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे, अगर 1060 के आसपास भी हो जाता है तो उतनी वैल्यू तो हो ही जाएगी। सो आई थिंक यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क कंपैरेटिवली, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में कहा कि कम था, वैसे ये उसमें से एक स्टॉक है जिसमें डाउनसाइड रिस्क कम है। मुझे नहीं लगता कि 965 के नीचे भी आना चाहिए। आशु जी का स्वीकार, हाँ ये स्वीकार करें। जय का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ, क्यों? अभी इंडसइंड बैंक आशु जी ने इसी शो में रिकमेंड किया और जय को पता नहीं, या तो जय उस समय शो नहीं देख रहे थे, शो नहीं देख रहे थे तो हम नाराज हो जाएंगे, और अगर शो देखने के बावजूद आशु जी का नाम नहीं लिया तो आशु जी नाराज हो जाएंगे। अब बताइए किसको नाराज करना है आपको? दो में से एक तो होगा ही होगा। अनिल जी, मैं आशु जी को मैं बधाई दे देता हूँ अनिल जी, एंड कह देता हूँ कि आपने बहुत ही बढ़िया स्टॉक चूज किया। अच्छा, आप मुझे नाराज करने को तैयार है? अच्छा, कल से एक काम करिए, एक मिनट, कल से आपके शो की टाइमिंग अलग। कल से जय को आप पनिशमेंट ये है कि सुबह 8 बजे से मेरे साथ 3:30 बजे तक शो करना पड़ेगा। कल से आपका ये पनिशमेंट। नो प्रॉब्लम अनिल जी, पनिशमेंट नहीं है अनिल जी, ये तो बहुत ही मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ 8 से 3:30 तक बैठ पाऊंगा। नहीं तो आशीष जी की तरह एंकर थोड़ी बना रहे हैं। जी ने बुआ जी बोल दिया था, एंकर नहीं बना रहे, एज एन एक्सपर्ट बिठाएंगे हम। अच्छा, कोई बात नहीं अनिल जी, वो भी चलेगा अनिल जी। चलिए, ये है इंडसइंड बैंक पर जय की तरफ से राय, और आशु जी की भी अभी रिकमेंडेशन 1000 रुपए का कॉल ऑप्शन। आशु सर ने भी यही वाला कॉल ऑप्शन बोला था जो यहाँ पर आता दिख रहा है, 25 रुपए वाला, इसका मतलब 29 तक तो पहुंच गया। आशु सर 24-25 के आसपास बोले थे ना, जय 29 बोल रहे हैं, इसका मतलब 4-5 रुपए तो खिसका है कम से कम, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है सर जो बहुत पिटा हुआ था, लास्ट वीक रिबाउंड आया और आज एक ब्रेकआउट आया, इंडिया मार्ट। और सचिन जी इसको देखिए, बड़ा ब्रेकआउट आया। आई थिंक दोपहर में जब मैं शो कर रहा था तब भी मैंने देखा था 5% ऊपर था, अब 8% ऊपर इंडिया मार्ट है। क्या चल रहा है सचिन जी, और ये बाउंस बैक और कितना ऊपर ले जा सकता है इसे? जी दीपांशु, मैंने भी सुना था उस शो के दौरान, एंड जिस तरीके से यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है 4600 के ऊपर, एंड जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशंस बन रही है, मुझे लग रहा है लगभग 5200 तक तो कंफर्टेबली ये स्टॉक ट्रेंड होना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है कि एक काफ़ी अच्छा बेस यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है, जिस तरीके से इसने मोमेंटम जनरेट किया है हाल फिलहाल में ही। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 5220 के टारगेट के लिए यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे लगता है लंबा रखना पड़ेगा यहाँ से। तो जो एक स्विंग बना था अराउंड 4700 के आसपास का, तो 4730 ऑन क्लोजिंग बेसिस आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, एंड 5200 एक रिव्यूज होगा। बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 5500 से 5600 के स्विंग्स भी होने चाहिए। तो डेफिनेटली अपने बाय रेडार में रखना है इस पर्टिकुलर काउंटर को यार। बाय रेडार पर जरिए रखिए इसको, और अच्छी मूव के साथ ये क्लोज हो रहा है। मैक्स फाइनेंशियल, इस पर एक अच्छी मूव अभी आपको आती हुई दिख रही है। फ्रेश खरीदारी मैक्स फाइनेंशियल दिख रही है, डिप हुआ था वहां से मूव कर रहा है ऊपर। गुजरात गैस पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, और अदानी पोर्ट्स ये एक और काउंटर है जहां पर तेजी दिख रही है। तो कुछ काउंटर्स हैं जो टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड भी आपको मोमेंटम दिखा रहे हैं। देखते हैं कल कैसा दिन रहेगा इनके लिए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और शानदार ब्रेकआउट का दिन रहा है जहां तक बाजार का सवाल है। ट्रेंड हमारा पॉजिटिव होने वाला है। 18 जनवरी के बाद आप 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग देख रहे हैं, तो जबरदस्त एक्शन बाजार का आज। एक और स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है, बजाज होल्डिंग्स, वो 15%। आज सुबह रिकमेंडेशन था पालिया साहब का लॉन्ग टर्म में कैसे दिया पालिया साहब? यार आने दो, टारगेट आगे, सारे टारगेट कंफ्यूज कर दिया, शॉर्ट टर्म वाले को लॉन्ग टर्म में दे दिया। 13% सारे के सारे टारगेट्स लॉन्ग टर्म के। ऐसा तो नहीं आजकल 3:30 बजे के बाद
को लॉन्ग टर्म मान लिया जाता है। मान सवा 9 बजे ने तो आज यही कर दिया। हाँ, 10 बजे बोलो और 10 बजे तक 3:30 तक स्टॉक ना चले तो लॉन्ग टर्म में मान लिया जाए। नहीं, लेकिन वाकई में बहुत दमदार कॉल। बजाज होल्डिंग सही वक्त पर पहचाना राजेश पालिया सामने, और देखिए स्टॉक सारे टारगेट हासिल करता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन वहां पर। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने सुबह का एक्शन शुरू करा। देखिए 10% ऊपर एचडीएफसी बैंक बंद हो रहा है, एचडीएफसी 9% ऊपर बंद हो रहा है, एचडीएफसी लाइफ में 3.5% का उछाल है, एचडीएफसी एएमसी में अच्छा प्रदर्शन रहा। तो एचडीएफसी ग्रुप स्टॉक के लिए तो आज बहुत ही शानदार दिन रहा, इसलिए वजह से मार्केट्स में भी आपने लगभग बड़ी तेजी बनते हुए देखी। अदानी पोर्ट्स, कोटक बैंक, हीरो मोटो, हिंडाल्को, डिवीज, एचयूएल, एल&टी, इंडस, यहाँ से भी आपको सहारा मिला। ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आज बाजार का था, ये एक अच्छी बात है कि अच्छी क्वालिटी थी। सिर्फ 3 स्टॉक से जो नेगेटिव ट्रेंड में रहे, मामूली गिरावट इन्फोसिस, टाइटन और साथ ही टाटा कंज्यूमर की थी। नाम मात्र की गिरावट थी, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं रहा। बहुत ही पॉजिटिव डे था बाजार के लिए। इंडिया मार्ट, चंबल फर्टिलाइजर, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, जीएसपीएल अच्छी तेजी बनती हुई। बलरामपुर चीनी में सुबह से ही ब्रेकआउट आ रहा है। आईआरसीटीसी आज ऊपर बंद हुआ। सेल हमारे एक्सपर्ट्स के रिजर्व पर। एमजीएल, गुजरात गैस दोनों में खरीदारी। आईईएक्स यहाँ पर 3.5% का उछाल रहा। साथ ही हमने देखा इंडियाबुल्स हाउसिंग, आरबीएल बैंक, नाल्को, एल&टी फाइनेंस, आरईसी और आईजीएल। फर्स्ट सोर्स और बिरला सॉफ्ट यहाँ पर भी खरीदारी देखी, बढ़िया एक्शन था। चोला इन्वेस्टमेंट 1-1.5% नीचे। एम्फेसिस, ओबरॉय रियल्टी, इंडियन होटल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, सन टीवी और पीएबीआर बहुत ही हल्की फुल्की गिरावट रही। ब्रेथ के हिसाब से देखें तो आज बहुत ही बढ़िया बाजार था। गोदरेज एग्रोवेट कैश स्टॉक्स में ये सबसे ज्यादा एक्टिव काउंटर था और 20% के सर्किट पर एग्रोवेट बंद होते हुए आपको दिखाया। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज होल्डिंग्स, पीटीसी इंडिया, सद्भाव, एनसीसी, कैप्लन पॉइंट, इंडो काउंट और जीएचसीएल, साथ ही ईडलवाइज, आरसीएफ, आइसजेक, हेवी इंजीनियरिंग कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने बढ़िया उछाल देखा है। तो अनिल जी 2.5 महीने के उच्चतम स्तर पर आज आपको क्लोजिंग दिख रही है। 18 जनवरी के बाद आप देखें निफ्टी 18,000 के ऊपर बंद हो रहा है और 38,600 पर ऑलमोस्ट 4% का उछाल बैंक निफ्टी में आते हुए दिखा है। तो एचडीएफसी बैंक बट बाकी बैंक्स का भी अच्छा पार्टिसिपेशन आपने बनते हुए देखा है। कोई डाउट ही नहीं, इतनी बढ़िया क्लोजिंग आप इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं सकते। और जो आखिरी घंटे में हम बोले थे मजबूती के साथ 18,000 के ऊपर और 36,500 के ऊपर ही बंद होगा, चिंता मत कीजिए, शॉर्ट कवरिंग गिरने नहीं देगी, एग्जैक्टली वे होती दिखी। क्लोजिंग 18,050 के आसपास ही मिलेगी, थोड़ी सी एवरेज क्लोजिंग ऊपर ही आएगी। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 38,650 के आसपास मिलेगी। 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए, 15 पॉइंट निफ्टी की क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए। तो कोई चिंता की खास बात है नहीं। आखिरी मिनटों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो होनी भी चाहिए। सोमवार मेगा मर्जर का दिन, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मेगा मर्जर ने सबको चौंका दिया है। बाजार को इसकी खबर कहीं कानों कान तक नहीं लगी। इस मर्जर को बाजार ने हाथों हाथ लिया है। दोनों में तेजी जबरदस्त दिखी है। बाजार के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, कंज्यूमर्स के लिहाज से, बैंक्स के लिहाज से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिहाज से आज पूरे दिन भर हमने इसका विश्लेषण किया। फाइनल क्लोजिंग्स दीप जैसा वादा किया था आ गई है 18,053 18,050 के आसपास वहीं पे आ गई है। और 38,635 बैंक निफ्टी पर भी आ गई है। 38,650 के बेहद करीब 1,486 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में, 382 अंक मजबूत निफ्टी और 1,335 अंकों की तेजी सेंसेक्स में। वाओ, गजब की तेजी बनती हुई आज इन सभी स्टॉक्स में आपके लिए, इन सभी सेक्टर्स में आपके लिए। और सारे बाजार में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या जबरदस्त, चौतरफा तेजी का माहौल आज भारतीय बाजारों में। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, वागले साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सचिन जी का भी, किरण जी का भी और जय ठक्कर साहब आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए। आइए कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात और तब तक मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।